तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। ये है मल्टी स्किल कैलकुलेटर का 10th पार्ट और तुम्हारी एक्स कसम होगी, वीडियो को स्किप मत करना। देखो, मेरे को बस इसमें इतना ही बोलना है कि बस आप लोग इस वीडियो पे 500 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। बाकी वीडियो की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इसमें अपना बेस्ट दिया है। तो फिर चलो अपने पार्ट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जेरिन काइजर के डोमेन में फंस चुका होता है। इधर बाहर की तरफ से बहुत सारे लोग उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे मुक्शल भी दिखाया जाता है और हमें एडमिरल और येरिन भी दिखाया जाता है, जो कि बाहर से खूब चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन वो बैरियर ऐसा होता है कि उन सबके आर पार साउंड नहीं ट्रांसफर हो पा रहा होता। जेरिन भी इस बात को नोट करता है और बोलता है कि क्या इससे तो आवाज भी आस पास नहीं, मतलब ट्रांसफर नहीं हो पा रही। काइजर बोलता है ये सभी तुम सबका बेमतलब का प्रयास है, मेरे केस से बच के कोई भी आज तक नहीं निकल पाया है। वो जेरिन को बोलता है चलो उधर की तरफ देखो, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे कॉमरेड्स कितने देर तक टिके रहते हैं। जेरिन भी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी काइजर उससे बोलता है तुम्हारा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भी समय जल्दी आने वाला है। तभी हम देखते हैं जेरिन को, जो कि अपना चैन घुमाने लगता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो काइजर से बोल रहा होता है कि तुम एक मरे हुए बंदे के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। काइजर उससे बोलता है सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, मैं ये देखना चाहूंगा कि आखिर ये तुम्हारी बहादुरी कब तक टिकेगी, वो भी मेरे केज के अंदर। तभी हम देखते हैं कि वो अपना मैजिक वैजिक क्रिएट करना चालू कर देता है, जिससे कि एक जमीन से कुछ बाहर की तरफ निकल के आ रहा होता है और ये एक हॉर्स होता है। काइजर उस हॉर्स पे बैठ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दुख का अनुभव कराने वाला हूँ। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करना चालू कर देते हैं। काइजर अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जेरिन अपने चैन का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जेरिन को इधर स्ट्रेंथ उसकी बहुत ही ज्यादा लग रही होती है, क्योंकि उसे संभालने में उसके अटैक को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। काइजर उससे बोलता है तुमने यहाँ पे अच्छा किया, लेकिन बस इतना ही, और वो पीछे की तरफ उसे धक्का देता है। तभी हम देखते हैं कि उसका हॉर्स उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा है, लेकिन जेरिन उसे डॉज कर लेता है। तभी काइजर आके उस पर दोबारा हिट लगाने लगता है और ये फाइट लगातार चलती रहती है, जहाँ पे जेरिन बहुत ही ज्यादा पीछे की तरफ जा रहा होता है और यहाँ काइजर की पल्ला भारी होता है। तभी काइजर उससे बोलता है क्या यही तुम्हारा बेस्ट है, तो फिर ठीक है, जरा तुम उधर की तरफ देखो। हम इधर साइड की तरफ देखते हैं, जहाँ पर जेरिन के सारे बंदे बहुत ही ज्यादा मुसीबत में होते हैं। यहाँ पर डोपाल भी उस बड़े वाले जॉम्बी के साथ लड़ रहा होता है। सीओ भी लगता है जॉम्बी मॉन्स्टर को मारे जा रही होती है और येरिन अपना मैजिक यूज करते हुए सभी को जलाए जा रही होती है। और इधर एडमिरल सभी को कमांड दे रहे होते हैं। वो उनसे बोलते हैं कि तुम सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे कैप्टन जल्दी वहां से निकल के बाहर आ जाएंगे। तो ये काइजर उसे टोंट मारते हुए बोलता है तो फिर हमारे यंग कैप्टन, क्या आपके पास इतना ही था हमें दिखाने के लिए? ये तो बहुत ही दुख की बात है। इधर जेरिन बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और बोलता है कि मेरे को जल्द इस केस से निकलना ही होगा, लेकिन उससे पहले मेरे को खुद को शांत रखना होगा। वो काइजर की तरफ देखता है और बोलता है कि एक स्किलफुल स्वॉर्डमैनशिप और ओवरवेलमिंग पावर ये मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है, और स्पेशली वो चीज जिसे कि हैंडल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। वो हॉर्स की बात कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे की गलती को परफेक्टली कवर अप कर रहे हैं। अगर मैं इससे ऐसे ही फाइट करता रहा तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, तो अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तभी काइजर उससे बोलता है क्या तुमने मेरे से नहीं बोला था कि तुम सभी को बचाओगे? एक कमजोर व्यक्ति के मुंह से निकला ये शब्द बहुत ही ज्यादा मजाकिया लगता है। मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। तुमने तो यहाँ पे पूरी चुप्पी साध ली है, ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह डर चुके हो। जेरिन उससे बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। काइजर उससे बोलता है क्या डिसीजन? तभी हम देखते हैं जेरिन को, जो कि बहुत ही तेजी से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ना चालू कर देता है। काइजर भी अपना स्वॉर्ड उठाकर उस पर अटैक करने के लिए रेडी रहता है और बोलता है तो फिर तुम यहाँ पे तड़प के ही मरना चाहते हो? इधर जेरिन उसके घोड़े के नीचे आ चुका होता है और बोलता है कि यहाँ पे मेरे को अपने सेंस के वेट का एडवांटेज लेना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो उस घोड़े का मुंह उस चैन पे आके लग जाता है, जिससे कि उसके मुंह से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। इधर काइजर भी जेरिन पे गुस्सा हो चुका होता है और उस पर स्लैश अटैक कर देता है। इधर जेरिन उसके अटैक को देख के सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये मेरे को मारने की कोशिश नहीं कर रहा, ये मेरे को जिंदा रखना चाहता है और अपने सबॉर्डिनेट्स में से एक बनाना चाहता है। अगर मैं अपने बॉडी को किंग्स बॉडी में चेंज कर लेता हूँ तो मैं इसके सामने खड़ा हो सकूंगा और इसके डैमेज को भी सह पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपना लगातार पंच से उस घोड़े के ऊपर देना चालू कर देता है और एट द एंड वो घोड़ा वहीं पर डाउन हो चुका होता है। जेरिन मुझसे बोलता है तो फिर अब कैसा लगा? फाइनली मैंने इसे कर ही दिया। फिर जेरिन काइजर से बोलता है तो बताओ आखिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड तो पहले ही नर्क पहुंच चुका है। काइजर उससे बोल रहा है क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लग रहा है कि तुम बस अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो? जेरिन हंसते हुए बोलता है मैं तो अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और जिंदा हूँ। तभी उसके सामने उसका सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसमें लिखा होता है कि आपका स्टेमिना 15% से भी नीचे घट चुका है, आपका स्पेशल एट्रीब्यूट स्पीड रिकवरी एक्टिवेट हो चुका है। जेरिन बोलता है वो स्पेशल एट्रीब्यूट जिसे कि मैंने ली सेंक्चुअल से हासिल किया था, वो मेरे माना को तो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन ये 1v1 फाइट में बहुत ही ज्यादा कारगर है। हम देखते हैं उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है और वो हंसते हुए काइजर के सामने खड़ा होता है। जेरिन काइजर से बोलता है तो फिर चलो, तुम्हारे मित्र के पास तुम्हारा जाने का समय आ चुका है। काइजर उससे बोलता है तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घमंडी बन रहे हो, अब मैं तुम्हें पहले मारूंगा और उसके बाद अपना दास बनाऊंगा। तो इतना बोलते हुए वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ लेस करते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। वो धमाका हटने के बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिन ने उसके अटैक को अपने चैन का यूज करते हुए ब्लॉक कर लिया होता है। काइजर उससे बोलता है तुमने तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मेरे केवल समन क्रीचर को मारा था और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो? वो अपने स्वॉर्ड से उस पे हिट करता और बोलता है एक्सपीरियंस। दूसरा स्वॉर्ड हिट करता और बोलता है कि टेक्निक, और अपने पैर से उसको मारते हुए बोलता है कि तुम इन सभी चीजों में बहुत
बहुत ही ज्यादा लैग करते हो। इधर जेरिम उसकी दूर अटैक से दूर जाके गिरता है। काइजर उससे बोलता है और यही डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे बीच में। जेरिम उठते हुए बोलता है और मेरे को तो नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा अंतर है। काइजर बोलता है क्या? जेरिम उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने उसके हॉर्स को पहले टेक डाउन कर दिया, सच में ये डेफिनेटली मेरा एक परफेक्ट मूव था। अभी के लिए वो अपने फुल पावर में नहीं है। जेरिम अपना हाथ वो फोल्ड करते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पे कोशिश करना तो बनता ही है। काइजर भी उससे बोलता है आखिर ये तुम्हारा सारा घमंड कहाँ से आ रहा है? मैं तुम्हें उस लेवल को दिखाऊंगा जो कि स्वर्ग से भी परे है। और इतना बोलते हुए वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो अपने जोरदार स्लेसेस उसके ऊपर लॉन्च करना चालू कर देता है, जिससे कि जेरिम बहुत ही मुश्किल से अपने चैन का यूज करते हुए डॉज कर रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इस बंदे के पैटर्न को देख नहीं पा रहा। हम दोनों के बीच का गैप डिसअपीयर हो चुका है। एक सेकंड, क्या ये बंदा हर सेकंड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है? मैं इसे फील नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर मैं कहाँ पे अटैक करूँ? हम देखते हैं कि उसके सामने पूरा ब्लरीनेस हो चुका होता है। तभी वो कुछ नोटिस करता है और बोलता है एक अपॉर्चुनिटी। हम देखते हैं कि वो अपना पंच बनाता है और उसकी छाती पे एक मुक्का दे मारता है। काइजर उससे बोलता है कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। तभी उसका सिस्टम पॉप ऑफ हो जाता है जिसमें लिखा होता है वेपन का स्पेशल एबिलिटी लार्ज एक्सप्लोजन एक्टिवेट हो चुका है। हम देखते हैं कि उसके चैंस टुकड़ों में बटना चालू हो जाता है और जाके उस पर अटैक करना चालू कर देते हैं। और वो फिर अपने सारे चैंस को अपनी तरफ बुला लेता है, अपने हाथ को गदा बनाते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। काइजर उसे देखते हुए बोलता है कि रुकिए, मैं तुम्हें अब यहीं पे मार डालूंगा। और उस पे एक बड़ा सा स्लैश लगाते हुए बोलता है कि ये पूरी तरह होपलेस है। और वो उस पे जाके हिट हो जाता है उसका अटैक। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जेरिम बस वहाँ पे उसका सैड होता है। काइजर भी उसकी तरफ देखा और बोलता है क्या इसने मेरे को ट्रिक कर दिया? ये इम्पॉसिबल है। इधर जेरिम उसके पीछे आ चुका होता है। जेरिम उसके पीछे बोलता है कि वो चीज जो तुमने कुछ मोमेंट पहले मुझसे बोली थी, अब मैं वही बात तुमसे बोलना चाहता हूँ। तो फिर यही है डिफरेंस हम दोनों के बीच का। हम तभी वो अपने हाथों में माना गैदर करते हुए एक जोरदार मुक्का बना लेता है और उसके चेस्ट पे लैंड कर देता है, जिससे कि वहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसके अटैक को खाकर काइजर भी अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। काइजर उससे बोलता है मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तभी वो अपने स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इस अटैक को यूज करना पड़ेगा। इतना बोलते हम देखते हैं कि उसके पीछे से कुछ अजीब सा क्रीचर टाइप का निकलता है। जेरिम उससे बोलता है अच्छा तो तुम ये बोलना चाहते हो कि हम इस फाइट को अपने एक मूव से एंड करें? काइजर उससे बोलता है भले ही तुम यहाँ पे मर जाओ, लेकिन ये मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हारे कॉप्स का भी मतलब लाश का भी अच्छे से यूज करूँ। तो फिर समय आ चुका है इसे खत्म करने का। और वो अपना स्लैश उसकी तरफ एक्टिवेट कर देता है, मतलब चला देता है, जिससे कि वो बड़ा सा क्रीचर जेरिम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं जेरिम को जो बोलता है वो कि तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। हम देखते हैं उसके पीछे से वही जोशन हेवनली डीमन मार्शल का अवतार क्रिएट हो चुका होता है। जेरिम हंसते हुए बोलता है कि मैं इस वन शॉट बैटल में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ। तभी वो अपना पंच बनाते हुए उस क्रीचर की तरफ अटैक कर देता है, जिससे कि उसके बॉडी पे आर पार निकलते हुए जाके काइजर पे हिट हो चुका होता है और वहाँ पे लगातार धमाका क्रिएट होता रहता है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं जहाँ पर काइजर जमीन पे लेटा हुआ पड़ा होता है। तभी वो उठता है और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि अब तुम यहीं पे मर जाओ। वो दोनों एक दूसरे से क्लैश करने वाले होते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर हम देखते हैं डोपाल को जो कि उस मॉन्स्टर के टेंटिकल से पूरी तरह बन चुका होता है। इधर डोपाल को अपने सिस्टम से वार्निंग आ रही थी कि आपका हाथ डिसेबल हो चुका है। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे एक जो बड़ा सा ब्लास्ट हो चुका होता है। मुक्षुल भी उसी की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि वो ओल्ड मैन वो भी बहुत ही ज्यादा मुसीबत में। हम देखते हैं मुक्षुल को जो कि चारों तरफ से गोरिल्ला वाले मॉन्स्टर से घिरा हुआ होता है। इधर वो बड़ा वाला मॉन्स्टर सभी से बोल रहा होता है कि तुम सभी का यहाँ पे स्ट्रगल करना पूरी तरह यूजलेस है। इधर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पीछे बहुत ही सारे जॉम्बी मॉन्स्टर की आर्मी होती है। वो मॉन्स्टर बोलता है क्या तुम सभी को लगता है कि तुम इतने लार्ज नंबर में आर्मी को संभाल सकते हो, वो भी अकेले ही? मुक्षुल भी उसकी तरफ देख के गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी इनचैन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और बोलता है कि मेरे सारे कॉमरेड्स वो सभी के सभी। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम सभी को बहुत ही स्लोली किल करूं। मैं तुम सभी को इतना दर्द दूंगा कि तुम सभी मौत के लिए तड़पोगे। तभी हम देखते हैं इधर काइजर का डोमेन टूटना चालू हो जाता है। वो मॉन्स्टर उस डोमेन की तरफ देखता है और बोलता है ऐसा लगता है कि उसने अपना काम खत्म कर दिया। इधर हम काइजर को देखते हैं जो बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है और वो वहीं पे गिर जाता है और बोलता है कि मैं हार गया। इधर जेरिम भी उसी को देख रहा होता है और बोलता है अपने मन में सच में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अगर मैं वहाँ पे रिकवर नहीं कर पाता तो मैं वहाँ पे लगभग हार ही चुका था। इधर हम देखते हैं कि उसके सामने काइजर का मैजिक क्रिस्टल पड़ा हुआ होता है। तभी वो मॉन्स्टर जेरिम की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या काइजर हार गया? तभी जेरिम उस मॉन्स्टर से बोलता है हाँ भाई वो हार चुका है और ये रहा सबूत। वो अपना मैजिक क्रिस्टल उसकी तरफ दिखाने लगता है। जेरिम बोलता है फाइनली अब मैं अपने रैंक को और भी ज्यादा बढ़ा पाऊंगा। तभी उसका वो यूज कर लेता है। हम देखते हैं कि उसका ट्रांसमिशन का स्किल सी ग्रेड से बी ग्रेड में पहुंच चुका होता है और ये उसकी कॉपी करने वाली स्किल होती है। तभी सिस्टम में और बताया जाता है कि अब आप अपने सभी स्किल्स को बी ग्रेड तक लेवल अप कर सकते हैं। इधर जेरिम उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा था और उसके सामने ही खड़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं अचानक से वो अपनी जगह से गायब हो चुका होता है। वो उस मॉन्स्टर के साइड में आ चुका होता है। वो मॉन्स्टर उसे देख के पूरी तरह हैरान हो चुका होता है। तभी पलक झपकते जेरिम ने इधर उसकी बॉडी को पूरी तरह फाड़ डाला होता है अपने पंच का यूज करते हुए और उसे मारते हुए बोलता है तो फिर चलो अपने राउंड 2 को स्टार्ट करते हैं। वो अपने आसपास देखता है, सारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा घायल पड़े हुए होते हैं। वो सभी की तरफ देख रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है जहाँ पे मॉन्स्टर्स की बहुत ही लंबी आर्मी होती है। जेरिम उन सभी मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि एक बार इन सबके लीडर के मर जाने के बाद ये सभी अपने कंफ्यूजन के स्टेट
पोर्ट में जा चुके हैं। अब मैं इन सभी को दूसरी तरफ ले जाने वाला हूँ, तो फिर समय आ चुका है। तभी वो एडमिरल से बोलता है कि आप रेडी रहिए और इस बचे हुए समय में आप सभी को सेव करिए। एडमिरल उससे बोलते हैं तो फिर क्या तुम ठीक रहोगे? जेरेमी उससे बोलता है कि मेरे लिए बच के निकलना वहां से हार्ड नहीं होगा। हम देखते हैं तभी वो अपने पावर का यूज करने लगता है। वो उन सभी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है तुम सही बास्टर, मेरी तरफ देखो। इधर हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को जो कि मिनाटोर की तरह दिख रहा होता है। तभी जेरेमी अपना चैन का यूज करते हुए उसके एक बार में ही उसके बॉडी को 2 टुकड़ों में बांट डालता है। तभी अचानक से एक उड़ने वाला ज़ॉम्बी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जेरेमी उसके पंख को पकड़ता है और नीचे जोरों से पटक देता है और उसके पास आते हुए उसके सभी पंखों को उखाड़ के फेंक देता है। इधर वो उन सभी को मारने के बाद साइको की तरह खुश हो रहा होता है। इधर सभी ज़ॉम्बीज़ उसे देख के बहुत ही ज़्यादा डरना चालू कर देते हैं। जेरेमी भी उससे हंसते हुए बोल रहा है क्या तुम सभी डर गए? वो सभी भी उसे देख रहे होते हैं। तभी जेरेमी उन सबसे बोलता है तो फिर चलो एक बार में ही सभी आ जाओ। इधर वो अपना चैन यूज करते हुए सभी को लगातार मारे जा रहा होता है। एडमिरल भी उसे देख के चिंता कर रहा होता है और बोलते हैं कैप्टन प्लीज सेफ रहना। फिर सीईओ एडमिरल से बोलते हैं कि टीम लीडर क्या आप उसको ऐसे अकेले छोड़ने वाले हैं? एटलीस्ट यहाँ पे हमें कुछ लोगों को तो पीछे छोड़ना ही चाहिए। एडमिरल उससे बोलते हैं कि कैप्टन हमसे चाहते हैं कि हम लोग सेफली यहाँ से रिट्रीट कर जाएं। तुम सभी अब एक नरसाने वाले फ्यूचर के होप हो और अभी के लिए हमें अपने कैप्टन पर भरोसा रखना चाहिए। इधर मुक्षल भी उसे देखते हुए बोल रहा होता है कि डैम ये बंदा तो कूल बनने का रोल अकेले ही कर रहा है। तभी डोपाल बोलते हैं कि वो एक ऐसा बंदा है जिसकी टैलेंट को खुद ही नहीं पता है कि उसका एंड कब होगा। उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे जो हो सके पहले हमें वो करना चाहिए। एडमिरल उन सभी को ऑर्डर देते हैं सभी लोग रिट्रीट करो फोर्ट्रेस की तरफ जल्द से जल्द। इधर सभी लोग फोर्ट्रेस के अंदर जा चुके होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जरीम को जो कि कहीं पे बैठा होता है। तभी वो कुछ नोटिस करता है। हम देखते हैं कि उसकी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आगे बढ़ रहे होते हैं। वो उन सभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को देख के बोलता है इन सभी का तो कोई एंड ही नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर किंग का क्रू आ चुका होता है अपने हाथ में कुछ नोट लिए। जरीम उसको वैसे बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पे देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। इधर हम देखते हैं कि उस नोट में लिखा होता है कि फोर्ट्रेस अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है तो फिर जल्दी से आप आ जाओ यहाँ पे। इधर जरीम भी उस नोट को देख के पूरी तरह खुश हो जाता है और बोलता है फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सिटी को जो कि एक चलता फूलता सिटी बन चुका होता है। उसके पैर आ चुके होते हैं मैकेनिकल वाले पैर और ये फुल मोर्टल कॉम्बैट वाली वाइब दे रहा होता है और भाई सच में देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। इधर वो पूरी सिटी मॉन्स्टर के बीच से होते हुए आगे बढ़ रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फोर्ट्रेस के कमांड एंड कंट्रोल रूम में जहाँ पर विल्सम सभी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। तभी राशा विल्सम से बोलती है विल्सम अब समय आ चुका है अपने फोर्ट्रेस के पावर को दिखाने का। इधर विल्सम भी तैयार होते हुए बोलता है तो फिर चलो एक्टिवेशन मोड अब ऑन हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि सिटी के नीचे से गोला बारूद वाले वेपन्स निकलना चालू हो चुके होते हैं और धड़ाधड़ सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर पे बरसे जा रहे होते हैं। इधर एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस सिटी के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तभी सिटी का वही एक लेग आता है और उस पर जोरदार हिट लगा देता है जिससे कि वो मॉन्स्टर का काम वहीं पे खत्म हो चुका होता है। इधर सारे ज़ॉम्बीज भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हो पा रहा होता। तभी विल्सन फायर मोड एक्टिवेट करते हुए उन सभी को जलाना चालू कर देता है। अपने इस सिटी को देख के जरीम को भी बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील हो रहा होता है और बोलता है कि मेरा सारा इन्वेस्टमेंट सफल रहा। सिंस हम देखते हैं जरीम को जो कि रासा के पास होता है और उससे बोलता है तो फिर यही है कंप्लीटेड फॉर्म इस फोर्ट्रेस का। रासा भी उसे बोलती है कि हाँ यही है मेरा सबसे ग्रेटेस्ट मास्टरपीस। तभी विल्सन उनसे बोलता है मास्टर प्लीज फोर्ट्रेस के रूट को डिसाइड कीजिए। इधर जरीम अपने मन में सोच रहा होता है कि हमें सीधा सियोल की तरफ जाना चाहिए। तभी अचानक से उसके सामने उसका सिस्टम विंडो ओपन हो चुका होता है जिसमें लिखा होता है कि न्यू सर्वर क्वेस्ट और ये क्वेस्ट एस्ट्रोस को हंट करने से होता है जिसमें लिखा होता है कि इस समय एस्ट्रोस लगातार हारने के बाद और भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब समय आ चुका है उसके ऊपर अटैक करने का। शियोल को ऑक्यूपाई करो और उसे पूरी तरह खत्म कर डालो। जेनिम भी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बात भी सेंस बना रही है क्योंकि उसने अपने पावरफुल सबऑर्डिनेट्स को खो दिया है जिससे कि उसको बहुत ही ज्यादा डैमेज मिला है। अब यही सही समय है उसके ऊपर अटैक करने का तो फिर ठीक है। तभी वो विल्सन को बोलता है विल्सन क्या तुम सभी एग्जीक्यूटिव्स को बुला सकते हो? विल्सन बोलता है ठीक है सर। इधर सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुके होते हैं। जेरिंग सबसे बोलता है मैं अभी सियोल की तरफ एडवांस करना चाहता हूँ तो फिर क्या आप सभी इस चीज को लेकर रेडी हो? प्रोफेसर उससे बोलते हैं क्या अभी के लिए हमें अपने इंटरनल डैमेज के ऊपर काम नहीं करना चाहिए? जेरिंग उससे बोलता है कि मेरे को अभी अभी रिक्वेस्ट मिला है। इस समय एस्ट्रोस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है और यही सही समय उसके ऊपर अटैक करने का। डाबलोंग हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ वो उसी के लायक है। ऐसा देखना कि उसने इतने बड़े जॉम्बीज की आर्मी को भेजा है तो इससे भी उसको कुछ डैमेज तो जरूर ही मिला होगा। मुक्षुर बोलता है मैं तो बोलता हूँ कि चलो इसे करते हैं। यहाँ पर मेरे लोग अपने दांतों को पीस रहे हैं उससे केवल बदला लेने के लिए। गेमर यूनियन इस बात को लेकर पूरी तरह तैयार है। डोपाली बोलते हैं कि टीम 1 से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर डाबलोंग क्या आपको भी ये नहीं लगता? डाबलोंग भी बोलते हैं ऑफ कोर्स आखिर मैं इससे पीछे कैसे हट सकता हूँ। एडमिरल बोलते हैं कि फाइनली समय आ चुका है पे बैक करने का। हमारे टीम मेंबर्स इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और टीम 2 को भी इस बात से लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है। किम भी बोलते हैं तो फिर चलो हमें जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोफेसर भी बोलते हैं तो फिर चलो मैं भी तुम्हारा इस वॉर में साथ दूंगी। जरीम भी हंसते उन सभी को बोलता है कि आप सभी का शुक्रिया तो फिर चलिए सियोल की तरफ चलते हैं। सीन शिफ्ट हमें गैंगडोंग के पिक्चर की तरफ दिखाया जाता है जो कि सियोल का एक पार्ट है। उधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अचानक से जरीम की पूरी सिटी आ चुकी होती है। तभी एक उड़ने वाला ज़ॉम्बी मॉन्स्टर जरीम की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जरीम केवल अपना एक पंच यूज करता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। जरीम बोलता है अब शुरू के लिए हमारा ये जंग यहीं से चालू होता है। शिफ्ट होता है सियोल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोडों पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी खिड़की से बाहर देख रहा होता है और बोलता है
यहाँ पर हम सभी भूख से मरे जा रहे हैं। इधर हम देखें कि उसकी बीवी बच्चे भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी उसकी बीवी अपने बच्चे को बोलती है कि शिवंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे हो, प्लीज अभी रोना बंद कर दो। तभी हम देखते हैं एक छोटी बच्ची को जो कि उससे बोलती है कि मॉम मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ, और इधर भी उस बेचारी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। पता नहीं मेरे को यहाँ पे ज्यादा दया क्यों आ रहा है यार, बल्कि केवल ये एक आर्ट है। उसकी मॉम उससे बोलती है कि मुझे माफ कर देना चाहूंगा, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन हमारे इस अपार्टमेंट में अब कोई भी फूड नहीं बचा। इधर उसका हस्बैंड बाहर की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि हमें फूड हासिल करने के लिए बाहर की तरफ जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा अपने हाथ में एक हॉकी स्टिक ले लेता है और अपने हाथों पे कुछ स्ट्रॉन्ग चीज बांध लेता है, जिससे कि वो जॉम्बिस के बाइट से बच सके। और वो अपने वाइफ से बोलता है कि मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। उसकी वाइफ उससे बोल रही थी कि नहीं प्लीज रुक जाओ, ऐसा देखने में लग रहा है कि बाहर की तरफ अब और भी ज्यादा मॉन्स्टर आ चुके हैं। वो बंदा उन सबसे बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी को भूख से तड़पता हुआ मरता नहीं देख सकता, मैं इन सभी बच्चों के लिए जा रहा हूँ फूड को खोजने के लिए। देखो भाई, एक बाप बाप होता है, अपनी चिंता छोड़ के वो घर वालों की हमेशा परवाह करता है। वो उन सबसे बोलता है कि मैं यहाँ पे जिंदा वापस आऊंगा तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को खोलता है तो उसे जॉम्बिस की लाशें दिखाई दे रही होती है, जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बिस मरे हुए पड़े होते हैं। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरे को कैसे अपने बच्चों के लिए फूड ले ही जाना होगा। तभी वो एक गार्बेज के डब्बे के पास आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि यहाँ पे शायद कुछ फूड पड़ा होगा। तभी हम देखते हैं कि उसके पास वाला कैन खड़ा होता है और वो उसके पैर से हिट होकर वहीं पे गिर जाता है, जिससे कि वहाँ पे एक आवाज निकल जाता है। इधर उस बंदे की भी सिटी पिटी गुल हो चुकी होती है और बोलता है कि हे भगवान आखिर क्या हो गया। इधर वो सभी मॉन्स्टर उसी को देख लेते हैं और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो अपना हॉकी यूज करते हुए उसके सिर पे एक जोरदार हिट लगा देता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि उसे घेरना चालू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं एक मोटे ज़ॉम्बी को जो कि उसके पास आ रहा होता है। इधर वो बंदा बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और वो मॉन्स्टर अपना पंच बनाते हुए उस बंदे के ऊपर अपना पंच लैंड करने वाला होता है, लेकिन इधर वो बंदा अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो बोलता है कि सियोंग हा और सियोंग हु प्लीज अपने डैड को माफ कर देना, लेकिन वो कुछ देर महसूस करता है कि उसे कुछ नहीं हुआ होता है। तभी वो अपनी आंखें को खोता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे रासा के रोबोट्स आ चुके होते हैं और इधर वो मॉन्स्टर को मारे जा रहे होते हैं, जिसे देख के वो भी हैरान हो चुका होता है और वो बोलता है क्या आखिर ये रोबोट कैसा है। इधर हम देखते हैं सभी सोल्जर्स को जो कि बोलते हैं कि चार्ज करो और इन सभी गंदगी को बाहर की तरफ निकाल फेंको। इधर सभी सोल्जर्स उन सभी ज़ॉम्बीज पे अटैक करना चालू कर देते हैं। इधर वो चश्मे वाला बंदा भी उन सभी को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है क्या अभी भी सर्वाइवर जिंदा है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि उस मॉन्स्टर से थोड़ा सा भी डर नहीं रहे हैं। फिर एक सोल्जर उसके पास जाता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। वो बंदा भी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या आप सभी रेस्क्यू टीम हो गवर्नमेंट की तरफ से। तभी वो सोल्जर बोलता है कि हाँ तुम ऐसा भी कह सकते हो कि हम गवर्नमेंट की तरफ से हैं और हमारी यूनियन का नाम है ह्यूमैनिटी यूनियन, हम सभी जल्दी सोल को पूरी तरह रिस्टोर कर देंगे। तभी वो सोल्जर अपना माइक्रोफोन निकाल लेता है और बोलता है माइक्रोफोन टेस्टिंग, और वो वहाँ पे आवाज प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे कि वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है और बोलता है कि एक सेकंड रुको। तभी वो माइक में चिल्लाते हुए बोलता है कि रेस्क्यू टीम यहाँ पे आ चुकी है, सभी सर्वाइवर्स बालकनी और अपने विंडोज की तरफ आके खड़े हो जाएं और मदद आने का इंतजार करें। इधर वो चश्मे वाला बंदा कपकपाते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे अपने माइक का यूज नहीं करना चाहिए, जल्दी बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर आते ही होंगे। वो सोल्जर भी उससे बोलता है अरे हाँ मैंने इसीलिए तो इसे ऐसा किया है, क्या ये आसान नहीं होगा कि सभी को एक बार में ही मार दिया जाए। इधर हम देखें बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन सोल्जर्स की तरफ आगे आ रहे होते हैं। तभी वो सोल्जर जाके उन सभी ज़ॉम्बीज को काटने पीटने लगते हैं और उस पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। इधर देख के वो चश्मे वाला बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो बोलता है क्या ये सभी इंसान भी हैं, आखिर वो कैसा प्लेस है जिसे की ह्यूमैनिटी यूनियन बोला जाता है। वो सोल्जर उन सभी को मारते हुए बोलते रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था, सियोल की ज़ॉम्बीज में तो कोई भी स्पेशल चीज नहीं है। दूसरा सोल्जर बोलता है कि अब हमें यहाँ पे अपना रेस्क्यू वाला काम स्टार्ट कर देना चाहिए। हम देखते हैं विल्सन को जो कि बोलता है कि एक्सक्यूवेशन मोड को स्टार्ट किया जा रहा है। तभी हम देखते हैं उसके सिटी के नीचे से उसके पांव ड्रिल में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और जमीन पे ड्रिल करते हुए वो अपने सिटी को पूरे जमीन पे लैंड कर देता है और वो वहाँ पे अपना एक टेम्पोररी सेटलमेंट बना लिया होता है। इधर सभी रेस्क्यू किए हुए पब्लिक उसे देख के हैरान हो चुकी होती है और बोलती है क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच में रियल है। इधर सभी सोल्जर्स फोर्ट्रेस की गेट पे पहुंच के बोलते हैं कि आप सभी का ह्यूमैनिटी यूनियन में स्वागत है, अगर आप सभी को फूड क्लोथ्स एंड हाउस होल्ड चाहिए तो आप प्लीज अंदर की तरफ आ जाओ। वो सभी अंदर की तरफ आ चुके होते हैं और आसपास के नजारे को देख के बोल रहे होते हैं कि ये सच में एक स्वर्ग है। सीन शिफ्ट हम देखते हैं एस्ट्रोस को जो कि इंसानी खोपड़ियों के लाशों पे बैठा होता है। तो कुछ महसूस करता है और बोलता है कि मैं सियोल से कुछ अनयूजुअल एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ, आखिर ये क्या हो सकता है। तो अपने हाथों का यूज करते हुए कुछ करने लगता है, जिससे कि उसे सियोल का पूरा जायजा मिल जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि जेरिम ने अपनी पूरी सिटी वहाँ पे ला ली होती है और वो सभी ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा होता है। वो भी हंसते हुए उससे देखता है और बोलता है सच में तुमने फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग करना चालू कर दिया है। वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सियोल का गैंगडोंग रीजन इतनी आसानी से और इतनी कम समय में उनके हाथों में चला जाएगा। काइजर का फेलियर मेरे लिए सच में पेनफुल था। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वही पहले वाले बंदे को जिसने की एस्ट्रोस को हराया था। वो एस्ट्रोस से बोलता है एस्ट्रोस ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशानी में हो। तभी एस्ट्रोस से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुमने अपने अर्थ से रिलेटेड काम को क्विट नहीं कर दिया था। वो बंदा बोलता है अरे यार मेरे को गलत मत समझो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कुत्ते जैसे छोटे से मीट के टुकड़े के पीछे भागूं, मैं तो यहाँ पे केवल तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूँ। एस्ट्रोस उसे बोलता है ठीक ये सच में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी होंगे। वो बंदा बोलता है कि हाँ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन तो होंगे, लेकिन मैं सिस्टम को बाईपास कर सकता हूँ और वैसे भी अगर ऐसे चलता रहा तो हम सभी ह्यूमंस के हाथों डिफीट हो जाएंगे। तो क्या
ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है? एस्ट्रोस उससे बोलता है कि आखिर तुम अचानक से इतनी ज़्यादा उत्तेजित क्यों हो गए हो? आखिर तुम्हारा ट्रू इंटेंशन क्या है? वो बंदा बोलता है कि हमें कैसे भी अर्थ को ऑक्यूपाई करने में कामयाब होना होगा, वरना हमारा मेन फ्रैक्शन जो कि हमारा पावर भी है वो परेशानी में आ जाएगा। तो फिर क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा आंसर है? एस्ट्रोस उससे बोलता है तो फिर आखिर मेरे को तुम्हारी हेल्प के लिए क्या प्राइस पे करना पड़ेगा? वो बंदा भी गुस्सा करते हुए बोलता है सेन जेरिम, केवल उससे छुटकारा पाना ही मेरे लिए काफी होगा। एस्ट्रोस भी क्रीपी स्माइल हंसते हुए बोलता है कि मैंने तुमसे यही उम्मीद किया था। अगर ये ऊपर की तरफ से ऑर्डर है तो मैं इसे जरूर करूंगा। वो अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाने लगता है, तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और उसकी तरफ एनर्जी कुछ ट्रांसफर करना चालू कर देता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम अब पूरी तरह भर चुके हो? तो फिर ठीक है, चलो अब बाद में मिलते हैं। इधर एस्ट्रोस भी हंसते हुए बोलता है सच में मेरा नसीब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। सीन शिफ्ट हम देखते हैं एडमिरल को जो कि सभी के सामने बता रहे होते हैं कि सियोल का गैंगोंगडू रीजन जिसे कि हमने पूरी तरह साफ कर दिया है और उसको पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लिया है और हमारा दूसरा मूव पूरी तरह सिंपल है, हम 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हान रिवर को ऑक्यूपाई करेंगे और फिर हान रिवर को क्रॉस करते हुए नॉर्थ की तरफ जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहां पे किम आ जाते हैं और जोड़े चिल्ला के बोलते हैं कि जरीम, और वो मैप में दिखाते हुए बोलते हैं कि सभी के सभी मॉन्स्टर अभी के लिए जोंगू की तरफ गैदर हो रहे हैं और वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा अजीब भी हैं। देखने से ऐसा लग रहा है कि वो सभी किसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। इस बात को सुनकर जरीम भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है कि एक फ्रेट्रिसीडल वॉर, अब इसका क्या मतलब बनता है आप खुद सर्च करो, मैंने सर्च किया तो कुछ अजीब लिख के आ रहा था। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोस ने अब हमें रिकॉग्नाइज करना चालू कर दिया है। एडमिरल जरीम से पूछते हैं कि आखिर अब क्या करने वाले हो? जरीम बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए उन्हें अनदेखा करना हमारे लिए सही नहीं रहेगा। तो फिर चलो चलते हैं जुंगू रीजन में। सीन सिर्फ हमें हान रीजन की तरफ दिखाया जाता है, मतलब कि विंसल उनसे हान रिवर का सीन दिखा रहा होता है और उसे बोलता है कि हान रिवर का वाटर लेवल पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। एडमिरल बोलते हैं कि हाँ मैंने वो सुना था कि कुछ महीने पहले वहाँ पे हैवी रेन हुआ था और ये बहुत समय हो चुका है जब वाटर कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन चली गई है और प्रोबेबली इसी की वजह से इसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है। प्रोफेसर किम जरीम से बोलते हैं कि जरीम तुम्हें वहाँ पे केयरफुल रहना होगा क्योंकि हान रिवर के अंदर ही बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं। जरीम बोलता है तो फिर आप कहना चाहते हो कि वो म्यूटेंट्स पानी के अंदर भी ब्रीथ कर सकते हैं? किम बोलते हैं कि हाँ ये मेरा पहली बार था जब मैंने किसी एक को ऐसा करते हुए देखा था। हाँ भले ही वो लेकिन हाई रैंक वाला नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें अंडर वाटर में केयरफुल रहना होगा। जरीम बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं केयरफुल रहूंगा। वैसे भी फास्टेस्ट रूट है जोंगू जाने का, तो मुझे ये करना ही होगा। मैं श्योर हूँ कि मैं इतना स्ट्रांग तो हूँ कि मैं उन सबसे फाइट कर पाऊंगा। तभी वो विल्सन से बोलता है कि विल्सन पानी के अंदर चलते हुए केयरफुल रहना। विल्सन भी बोलता है कि हाँ मास्टर अब हम अंदर के लिए जाने वाले हैं। तभी वो अपना पाँव अंदर की तरफ मतलब सिटी का पाँव अंदर की तरफ डालना चालू कर देता है। तभी हम देखते हैं परछाई को जो कि उसी सिटी की तरफ देख रही होती है। तभी वो बीप बीप करते हुए एक वार्निंग देने लगता है और बोलता है कि एक मल्टीपल मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है रिवर के अंदर। एडमिरल उससे बोलते हैं कि सिस्टम एक्टिवेट करो। तभी विल्सन अपना एक्सटर्मिनेशन मोड एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं कि उस रिवर से निकल रहे सभी वाटर टाइप ज़ॉम्बीज वहीं पर मरना चालू हो जाते हैं। इधर विल्सन ब्लेड कटिंग मोड एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि उसके पाँव से बहुत सारे ब्लेड निकलते हैं और वहाँ पे बहुत सारे आ रहे टेंटिकल्स को काटे जा रहे होते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा ऑक्टोपस का टेंटिकल आ रहा होता है, उसे भी वो वहीं पे काट डालते हैं। इधर उसी ऑक्टोपस भी इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। जरीम भी उसे देख के वो बोलता है कि ये तो केवल ब्लू टाइगर है जो कि हमारे फोर्ट्रेस पे अटैक कर रहा है। विल्सन सभी वेपन्स को रेडी करो जो कि हमारे पास अवेलेबल है। तभी राशा वहाँ पे दरवाजा खोलते हुए आ जाती है और बोलती है कि एक सेकंड रुको, आखिर वो कहाँ पे है? वो उससे बोलती है कि हमने ऐसे सिचुएशन के लिए एक वाटर रोबोट क्रिएट किया है। जरीम बोलता है क्या एक अंडर वाटर रोबोट? राशा बोलती है कि हाँ, तो फिर तुम्हें यहाँ पे अपने बुलेट्स को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो विल्सन उसके पास जाता है और बोलता है ओह मेरे से अब ये मत बोलना कि तुमने वो साग बॉट को पहले ही फिनिश कर दिया है, जैसा कि मैं अपने लिटिल मास्टर से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वो जरीम से बोलते हैं कि अगर तुम ऑर्डर देते हो तो ये कभी भी निकलने के लिए रेडी है। जरीम बोलता है तो सच में बहुत ही अच्छा है, तो फिर चलो देखते हैं कि आखिर वो क्या कर सकता है। तभी इधर बाहर की तरफ विल्सन बीप बीप करते हुए बोलता है कि हैंगर को ओपन किया जा रहा है। हम देखते हैं कि फोर्ट्रेस के नीचे से कुछ दरवाजे खुल जाते हैं जिसमें कि कुछ शार्क टाइप बॉट्स बाहर की तरफ निकल के आते हैं और वो पानी के अंदर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो सारे शार्क बॉट्स उस ऑक्टोपस वाले मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वो सभी बोल रहे होते हैं कि म्यूटेंट को डिटेक्ट कर लिया गया, अब एक्सटर्मिनेशन स्टार्ट किया जा रहा है। इधर वो सभी उसके पास जाते हैं और उसे नोचना काटना चालू कर देते हैं। हम देखते हैं कुछ समय बाद उन सबकी केवल बॉडी पार्ट्स ही वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही होती है और इधर उन सभी को वाटर के अंदर से बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल स्टोन हासिल हुए होते हैं, जिससे देखिए जरीम बहुत ही खुश हो जाता है, बोलता है वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है। इधर जरीम अपना लाल टपकाते हुए बोलता है कि सच में केवल एक ही बार में इतने सारे माना स्टोन कलेक्ट हो चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें जोंगू रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी फोर्ट्रेस के सामने एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट होता है। जरीम उस गोलाकार बैरियर को देखते हुए सोचता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये अभी अभी हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। तभी वो विल्सन को ऑर्डर करते हुए बोलता है कि विल्सन अपने लॉन्ग रेंज वेपन को एक्टिवेट करो। वही बोलता है ठीक है मास्टर, और अपने वेपन को एक्टिवेट करते हुए उस बैरियर की तरफ लॉन्च कर देता है। उसके वेपन उस बैरियर से जाके टकराते हैं लेकिन उस वेपन का कोई भी असर नहीं हुआ होता। उस बैरियर पे कोई भी एक खरोच तक नहीं पड़ा होता। जरीम बोलता है कि सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि हम इसे इतने लॉन्ग रेंज से तोड़ सकते हैं। तो फिर चलो अपने फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। इधर वो सभी के सभी बैरियर के सामने आके खड़े हो चुके होते हैं। तभी उस बैरियर की तरफ से आवाज आती है अब ये बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। इधर बैरियर
के अंदर एस्ट्रोस की परछाई दिखाई दे रही होती है, जिसे देख के रास्ता बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, मतलब डर रही होती है। मुक्शुली बोल रहा होता है कि आखिर ये चीज है क्या। इधर हम देखते हैं एस्ट्रोस को, जो कि बोलता है कि ऑफरिंग पहले ही प्रिपेयर हो चुकी है। वो उन सभी के चलते हुए सिटी को देखता है और बोलता है क्या ये तुम लोग का कोई खिलौना है, और हंसते हुए बोलता है वैसे भी सच में ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इधर जेनिन खुद को पावर अप करते हुए बोलता है कि आखिर कौन जाने कि तुम मार खाने के बाद ऐसा कुछ बोलोगे भी या नहीं। एस्ट्रोस उनसे बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम लेवल पे आके ऐसे जीना बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट होगा। यहाँ पे इस चीज को किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर सही सही से बोलो तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। जेनिन भी हैरान होते हुए बोलता है क्या लोएस्ट लेवल। एस्ट्रोस बोलता है हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ पे ना तो कोई स्किल्स है, ना टैलेंट है, ना कोई स्पेशल पावर, जैसे कि माना वो जगह बस बहुत ही ज्यादा लूजर वाली जगह है, जो कि है तुम्हारा प्लेनेट। तभी डोपाल बोलते हैं ओ लूजर, देखो तो कौन बोल रहा है, अपनी ये सारी फालतू की बात अपने पास रखो। एस्ट्रोस बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसने ये शब्द बोले हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। जेनी भी उसे टोंट मारते हुए कहता है कि हाँ, कुछ ऐसे लूजर्स हैं जिसने तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पीटा है। एस्ट्रो बोलता है कि हाँ, मुझे लगा ही था कि बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट वाली बात होगी, क्योंकि अब मैं अपना प्रॉमिस कर चुका हूँ, तो मैं तुम्हें अब मार के ही रहूंगा। जेनी बोलता है क्या प्रॉमिस। एस्ट्रो बोलता है कि हाँ, केवल इसी की वजह से तो ये सब कुछ होना पॉसिबल हुआ है। तभी वो कुछ एनर्जी फैलाना चालू कर देता है, जिससे कि वो सारे एनर्जी उसी के पास आके मिल रहे होते हैं, और वो हंसते हुए बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है जब मैं अपने ट्रू फॉर्म को यूज किया था। इधर हम देखते हैं सिटी के बाहर की तरफ, जहाँ हमें एक बहुत बड़ी आंखें दिखाई दे रही होती हैं, और ये एस्ट्रो की होती है, जो कि उस सिटी से बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा होता है। मोक्शो उसे देखता है और बोलता है सच में ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। एस्ट्रोस अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि इंसान दर्द को अब महसूस करो, मैं एस्ट्रोस अब आ चुका है। इधर सभी सोल्जर्स उसके साइज को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं। वो सभी बोल रहे होते हैं कि नाइट से भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहा है। तभी एडमिरल उन सभी का मनोबल बढ़ाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुमने इसी दिन के लिए हार्ड वर्क नहीं किया था। इधर अपने स्किल को एक्टिवेट करके एडमिरल ने बोला होता है, जिससे कि उन सभी के मोरल बढ़ जाते हैं। वो सही बोल रहे होते हैं कि अगर हम इसे स्टैप करते हैं तो मरेगा भी, क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि हमने इसके जैसे कावर्ड से कभी लड़ा नहीं है। जिन भी उस मॉन्स्टर को देख के, मतलब एस्ट्रोस को देख के बहुत ही ज्यादा चिंतित होता है और बोल रहा होता है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अब यहाँ पे मारो या फिर मरो वाला सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। तभी वो डोपाल की तरफ देखता है, कुछ इशारा करता है। तभी डोपाल चिल्लाते हुए सभी से बोल रहे होते हैं गाइस, उस मॉन्स्टर को अपने हैमर कैनन का स्वाद चखाओ। इधर हम देखते हैं कि डोपाल के सभी टैंक्स फायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर विल्सन भी कमांड करने के लिए रेडी होता है और बोलता है कि मैं किसी का भी साथ नहीं छोड़ूंगा। जेरिन जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि इन्हें शूट कर डालो, और इतना बोलते ही वहां से बहुत सारे फायर होना चालू हो जाते हैं, जो कि ठीक एस्ट्रोस की तरफ आ रहे होते हैं। एस्ट्रोस भी उसे देखता है और बोलता है कि ओहो, मैं भी बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ तुम सभी की दर्द भरी आवाज को सुनने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो सारे बुलेट जैसे ही एस्ट्रोस के पास आते हैं, वो उन्हें वही कंट्रोल कर लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट वापस दे रहा हूँ। इधर समय रहते हैं विल्सन ने अपना बैरियर मोड ऑन कर लिया होता है, जिससे कि जाके सारे बुलेट्स उसके बैरियर पे जाके लगते हैं। तभी जेरिन गुस्सा करते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एस्ट्रोस उसे देख लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें देख लिया, और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से विल्सन ने अपने सिटी को कमांड करते हुए अपने लेग्स को उसके हाथों की तरफ बढ़ा देता है, जिससे कि उसके हाथ वहीं पे रुक जाते हैं। विल्सन बोलता है कि मेरा मास्टर नेल्सन है। तभी राशा बोलती है क्या नेल्सन, चलो भी तुम्हें कैसे भी इसे इंड्योर करना ही होगा। देखो भाई, अब यहाँ पे नेल्सन का क्या मतलब है मेरे को भी नहीं पता, और मैंने सर्च किया तो इसमें नेल बेटा लेके आ रहा था। इधर हम देखते हैं मुक्षल को, जो कि अपना बड़ा होने वाला स्किल एक्टिवेट करते हुए उस हैंड की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और जाके उसकी उंगलियों से लिपट जाता है। तभी वहाँ पे एरिन भी आ जाती है और अपने मैजिक का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। एस्ट्रोस भी बोलता है कि वाह, अभी मैंने अपना केवल एक ही हाथ यूज किया है और तुम लोग पहले ही इतना मुसीबत में आ चुके हो। तुम सब यहाँ पे एक हीरो के झुंड के अलावा और कुछ नहीं हो, आखिर तुम लोग यहीं पे क्यों नहीं रुक जाते। डुपाल उसे बोलता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी येरिन अपने गोलम को बुला लेती है और बोलती है कि रेड मेरी मदद करो। तभी हम देखते हैं उसका गोलम निकल के आता है और उसके उंगलियों से जाके चिपक जाता है। फिर सोल्जर ये सब इधर बोलते हैं कि अब हमारा समय आ चुका है अपने एक्शन को लेने का, और अपने गन का यूज करते हुए एक हुक टाइप का उसकी तरफ लॉन्च कर देते हैं, और उसे भी जाकर उसके हाथों पर लटकना चालू हो जाते हैं, और उसे अपनी कुल्हाड़ी और हथियारों से मार के उसे घायल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी विल्सन के रोबोट्स बीप बीप करते हुए बोलते हैं कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है, इस पर अटैक नहीं किया जा सकता। तभी एस्ट्रोस अपने हाथ को चढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम सभी कीड़े मकोड़े मेरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, अब यहाँ से निकलो। और इतना ही बोलते हैं वो उन सभी को झटक देता है, और देखते हैं कि वो सभी उड़ते हुए इधर उधर छिटा जाते हैं। तभी जेरिन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और गुस्सा करते हुए बोलता है कि 7700। इसके अलावा उसने कुछ नहीं बोला होता, शायद इधर उसने अपने मैन पावर का यूज किया होगा। तभी हम देखते हैं कि एस्ट्रोस का टेंटिकल आकर उसे लिपट जाता है। तभी वो उससे छोड़ते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और बोलता है एस्ट्रोस अब तुम मरने वाले हो। एस्ट्रोस भी बोलता है कि तुम कीड़े कहीं के। हम देखते हैं कि जेरिम ने जैसे ही पंच किया होता है वो उसके हाथ के आर पार निकल आता है। तभी वो अपना अटैक बनाते हुए उसके आंखों को टारगेट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एस्ट्रोस अपने आंखों को बचाने के लिए अपने हाथों का यूज करता है और जेरिम का अटैक जाके उसके हाथों पे लग जाता है, जिससे कि उसके हाथ रप्चर
हो जाते हैं। इधर जेरिम गुस्से में उससे बोलता है कि आज ये एक जगह तुम्हारा कब्र बनेगा। इधर एस्ट्रोस की बॉडी ग्लो करने लगती है और जेरिम बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है क्या इसके 5 दिए गए घाव अपने आप बहुत ही ज्यादा तेजी से रिकवर हो चुके हैं। एस्ट्रोस बोलता है सच में क्या ही बकवास चीज है ये, मैंने तो तुम्हें केवल अभी एक छोटा सा झलक दिखाया है। तभी सीन शिफ्ट होता है मार्ग्यू को नेशनल ब्यूरो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हाई ऑफिशियल अपने सबॉर्डिनेट से बोलता है कि वो आखिर चाइना का क्या सिचुएशन है। वो अगला बंदा उससे बोलता है कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम रिपोर्ट किया था, वो चेंगडोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही रैपिडली खुद को ग्रो कर रही है। अब देखो यहाँ पे चेंगडोई रीजन ह्यूमैनिटेरियन यूनियन भी हो सकती है या फिर कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, क्योंकि इसके नाम पैनल टू पैनल चेंज होते रहते हैं। तो फिर अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता, तो केवल नाम सुन के कंफर्म कर लो। वो बंदा उससे बोलता है कि वो सभी के सभी बंदे बहुत ही ज्यादा अपने काम में माहिर है। वो ऑफिशियल बोलता है क्या वहाँ पे कोई ऐसा अवेकनर है जिसके ऊपर नजर रखनी चाहिए या फिर कोई पावरफुल वेरिएंट। तभी वो बंदा ऑफिशियल से बोलता है कि डायरेक्टर वो इतनी बड़ी टेरिटरी है कि हमारे 2 सैटेलाइट उसके लिए काफी नहीं है। ऑफिशियल बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने हमें 2 ही केवल असाइन क्यों किया? इंसिडेंट्स के बाद 90% से भी ज्यादा सैटेलाइट्स आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं, तो फिर कंप्लेन मत करो, जितना तुम्हें दिया गया उसी में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। वो भी पसीने में आते हुए बोलता है कि हाँ डायरेक्टर, हाँ अपना बेच देंगे। तभी वो पीले एयर वाला बंदा बोलता है कि डायरेक्टर आपको यहाँ कोरिया की तरफ एक झलक नजर डालनी चाहिए। तभी वो टकला बोलता है कि वेलकम, आखिर तुम्हारा कोरिया से क्या मतलब है? तुम्हें तो वहाँ पे कोई सैटेलाइट असाइन नहीं किया गया था। येलो एयर वाला बंदा बोलता है कि हाँ चाइना तो हमेशा से सेम ही दिख रहा था, इसलिए मैंने उसके पड़ोस वाली जगह को नजर डाला तो वो मेरे को वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे एक बड़ी मछली मिली है। मैं इसे साइड स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहीं एस्ट्रोस और रोबोटिक फोर्ट्रेस लड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। डायरेक्टर बोलता है मुझे लगता है कि एक हाईएस्ट रैंक का म्यूटेंट वेरिएंट है। येलो हेयर वाला बंदा बोलता है लेकिन उसके सामने का वो रोबोट जो कि इतना बड़ा है वो मजाक की बात नहीं है। तभी वो बंदा जेरिम की तरफ देखा और बोलता है कि इसे जूम करो। वो हैरान होते हुए बोल रहा होता है क्या वो इतने बड़े जाइंट के सामने अकेले फाइट कर रहे हैं सब, और यहाँ पे तो एक छोटी सी बच्ची भी है। सच में वो हमारे अमेरिकन अवेकनर से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे है। वेलकम भी खुश होते हुए बोलता है सच में हमने यहाँ पे बहुत ही कुछ अच्छा खोज निकाला है। उसका लीडर मतलब डायरेक्टर बोलता है कि सच में वेलकम, तुमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है। फाइनली हमने एक हीरो को ढूंढ निकाला है। वो सभी हमारे बस इतना ही बोलता है और वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है। देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। तभी वो सभी उसके अटैक को देख के बोलते हैं ये तो सच में बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है वो सभी के अटैक करने के बाद भी इतनी जल्दी जल्दी रिकवर कर पा रहा है। इधर वो डायरेक्टर परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो मॉन्स्टर इधर की तरफ आ गया ईस्ट एशिया की तरफ तो हमारा अमेरिका भी बहुत ही ज्यादा खतरे में आ सकता है। वेलकम बोलता है अपनी आंखों को बंद करते हुए सिट, ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर वो कुछ अपने सामने देखता है और बोलता है क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हम देखते हैं कि दूसरी साइड की तरफ से बहुत ही ज्यादा लाइट ग्लो हो रही होती है। उसका डायरेक्टर बोलता है कि वेलकम आखिर क्या हुआ? वेलकम बोलता है कि मेरे को नहीं पता, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेज लाइट चमक रही है। डायरेक्टर बोलता है क्या एक मिरेकल? तभी हम दिखाते हैं सिस्टम विंडो को जो कि जेरिम का होता है। उसमें बताया जाता है कि इस समय एस्ट्रोस का पावर बहुत ही ज्यादा इरेशनल दिखाई दे रहा है, वो भी समय के अनुसार। एनालिसिस को कंफर्म कर दिया गया है, ये एक इंटरवेंशन है और करेक्शन का परमिशन ग्रांट कर दिया गया है। अभी से अब 2 घंटों के लिए ह्यूमैनिटी यूनियन के मेंबर्स को कुछ स्पेशल टैग दिए जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि सभी लोगों के अंदर पावर फ्लो होना चालू हो जाता है। सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये किस तरीके का पावर है। वो सोल्जर बोल रहे होते हैं कि इसे तो हमारे पास्ट वाले प्रेजेंस से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। इधर मुक्शुली फील करता है और बोलता है वाह ये तो मेरे वुंड को बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी हील किए जा रहा है। इधर सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं जरीम की तरफ, जहाँ पे उसका अपीयरेंस पूरी तरह चेंज हो चुका होता है। उसके हेयर व्हाइट हो चुके होते हैं और यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। तभी अचानक से जेनिम के पीछे से उसके एंजल विंग्स निकल जाते हैं। तभी उसे देख के बहुत ही सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं और बोलते हैं क्या एंजल विंग्स? जेनिम भी बोल रही होती है क्या ये किसी एंजल के विंग्स हैं? इधर जेनिम बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है और बोलता है तो फिर हमें यहाँ पे कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिले हैं, यहाँ तक कि हम हेवन भी हमारे जिद का इंतजार कर रहा है। और इतना बोलते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ जाता है। एस्ट्रोस उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारा ये मशीन मैं इसे टुकड़ों में बांट डालूंगा। इधर हम देखते हैं वो जेनिम की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है अपने दोनों हाथों को क्लैप करने के लिए। तभी उसके दोनों हाथों को जेनिम वहीं पे रोक देता है। एस्ट्रोस उसे बोलता है क्या कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कान के बीच में आने की? जेनिम अपने मन में बोल रहा होता है सच में ये पावर तो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है, इसे एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। मोबाइल फोर्ट्रेस कंट्रोल रूम की तरह दिखाया जाता है, जहाँ पर विल्सन बोल रहा होता है वाह एक स्पेशल फिनोमिना, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हमारा एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो चुका है। तभी वो अपने हैमर मोड को एक्टिवेट कर लेता है और एस्ट्रोस पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। हम देखते हैं एस्ट्रोस को जो उन सभी पे गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। इधर सभी सोल्जर्स उस पे अपना हुक का यूज करते हुए उस पे अटैक कर रहे होते हैं। वो सभी बोल रहे होते हैं क्या भूलो मत, और वो सभी जाके उसके हैंड पे अपने नाइफ और कुल्हाड़ी से बहुत ही ज्यादा स्टैप कर रहे होते हैं। वो सही बोल रहे होते हैं कि अब हमारा अटैक इसके ऊपर काम कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डोपाल भी आ जाता है और बोलता है कि अब मेरी बारी है,
आ चुकी है और धड़ाधड़ उसके ऊपर बुलेट्स फायर करना चालू कर देता है। वो अपने बंदूक से बोलता है कि सभी लोग अब यही समय है अपना पावर दिखाने का। तभी वो बोलता है लिटिल ब्रेट अब तुम्हारा समय आ चुका है। हम देखते हैं उसने विल्सन को बोला होता है। विल्सन बोलता है कि हाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। इधर विल्सन ने अपना स्वॉर्ड लेके उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और अटैक लगते ही एस्ट्रोस भी दर्द में जोरों से चिल्ला देता है। तभी हम देखते हैं यीशु और मुक्षुल को जो कि बोलते हैं कि चलो अब हमें भी वहां पे चलना चाहिए। इधर हम देखते हैं मुक्षुल को जो कि आते हैं पहले और उसके ऊपर मुक्केबाजी करना चालू कर देते हैं और जोरों से चिल्लाते हैं कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। यीशु पीछे से बोलती है कि हाँ अब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इधर हम देखते हैं कि वो भी पीछे की तरफ से उस मॉन्स्टर पे किक करने के लिए आ रही होती है और अपने किक बनाते हुए उसकी तरफ अटैक कर देती है, जिससे कि वहां पे उसको बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ होता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि उसने अभी भी जरीम को अपने हाथों की तरफ दबा रखा होता है। तभी जरीम उससे बोलता है कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा फास्ट रिकवर कर रहे हो तो फिर ये लो, और इतना बोलते ही वो उसके हाथों को दूर फेंक देता है और अपना पंच बनाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और जाके उसके लोअर बॉडी पार्ट पे एक जोरदार हिट लगा देता है और हिट लगाते ही वो उसके आर पार हो जाता है। इधर एस्ट्रोस के बॉडी में एक बहुत बड़ा होल क्रिएट हो चुका होता है, जिससे कि एस्ट्रोस को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और बोलता है जेरिम तुम बास्टर्ड कहीं के। जेरिम बोलता है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है यहाँ पे खत्म होने का। इधर की तरफ हम देखते हैं जहाँ पे विल्सन भी अपने ब्लेड का यूज करते हुए उस पर अटैक कर रहा होता है और जेरिम अपने आइस स्पाइक का यूज करते हुए उस पर अटैक कर रही होती है। वो लगातार उसके आंखों को ही टारगेट कर रही होती है। इधर डोपा चिल्लाते हुए बोलता है कि आज का हमारा डिनर एक ग्रिल्ड हनी कॉम्ब होगा। तभी एस्ट्रोस चिल्ला उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। हम देखते हैं मुक्षुल को, वो उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, वो तुम्हारे बारे में बोल रहा है। और इतना बोलते वो उसके आंखों के नीचे अटैक कर देते हैं। तो हम देखते हैं जेनिम को जो कि उसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिससे देखिए वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो बोलता है कि शिट मेरे को नहीं लगता है कि अब मैं ज्यादा देर तक इसे कीप अप कर पाऊंगा। इधर हम देखते हैं जेनिम को जो कि उसके बॉडी के फिर से आर पार हो चुका होता है और लगातार वो ऐसे ही अटैक किए जा रहा होता है। तभी एस्ट्रोस के बॉडी पे कुछ बुलबुले उगना चालू हो चुके होते हैं और वहां पे उसकी बॉडी बूम करके फट जाती है। वो अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में आ चुका होता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम डैम सिस्टम कहीं के। वो बोलता है कि आखिर आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे अपने सुपीरियर से रिवेंज ले पाता हूँ तो इससे तुमको भी बेनिफिट होगा। तो मुक्षुल उससे बोलता है तुम तो कोई बच्चे नहीं हो तो फिर आखिर इतने सारे बहाने क्यों मार रहे हो। एस्ट्रोस उसे बोलता है कि अगर मैं कभी तुम सभी को फिर से दोबारा देखता हूँ तो मैं तुम सभी को सच में एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल डेथ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि आसमान की तरफ कुछ पोर्टल जैसा क्रैक हो चुका होता है और उस पोर्टल से वही जगह दिखाई दी रही होती है जहाँ पर प्रोफेसर और जेरिम उस रूट के माइंड में गए हुए होते हैं और इस बात को जेरिम भी नोटिस करता है। तभी हम देखते हैं एस्ट्रोस को जो कि उस पोर्टल में छलांग लगा देता है। उसे रोकने के लिए सभी उसकी तरफ आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेरिम के सामने एक अचानक से छोटी सी लड़की आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें वहां अंदर नहीं जाना चाहिए। वो एक ऐसा लेवल है जहाँ पे एस्ट्रोस की बॉडी सील्ड है और अभी वहां पे जाने का समय नहीं आया है और मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि तुम अभी के लिए उसे अप्रोच मत करो, जिससे कि केवल तुम ही मुसीबत में पड़ोगे। जेरिम मुझसे बोलता है तो फिर आगे तुम्हारे बारे में क्या। एस्ट्रोस चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मुझे यहाँ लास्ट तक डिस्टर्ब कर रही हो। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम लूजर कहीं के, अपना मुंह बंद करो और यहाँ से डिसअपियर हो जाओ। वो अपना पावर यूज करते हुए उस क्रैक को फिल करने लगती है और वो क्रैक अपने आप फिल हो रहा होता मतलब रिकवर हो रहा होता है। तभी वो जेरिम से बोलती है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तुमने अपने इस मिशन में बहुत ही अच्छा काम किया है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम एक राइजिंग स्टार के जैसे हो। तभी अपने फिंगर्स को ब्लिंक करती है। तभी जेरिम का सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है और उसमें लिखा होता है सब क्वेस्ट इज कंप्लीटेड, आपके रिवॉर्ड को सेटल किया जा रहा है। जेरिम बोलते हैं क्या आखिर ये क्या है। तभी वो लड़की बोलती है मुझे खुद को इंट्रोड्यूस कराने दो, मैं वो चीज हूँ जिससे कि तुम सिस्टम बोलते हो। जेरिम बोलता है क्या सच में तुम सिस्टम हो। सिस्टम उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ही लंबे समय से देख रही थी, क्या मैं तुमसे कुछ मोमेंट के लिए बात कर सकती हूँ। जेरिम उससे बोलता है क्या कि तुम किस चीज के बारे में बात करना चाहती हो। वो बोलती है कि होली एम्पायर। क्या तुम्हें पता है कि वो पहले से बहुत सारे प्लेनेट को कंकरर किए जा रहा है। तभी वो अपने हाथों को मुंह करती है और स्पेस में ले जाती है और उससे दिखाती है वहाँ पे एक बड़ा सा स्पेसशिप जैसा कुछ। तभी हम देखते हैं बहुत सारे बैटल शिप्स को और फिर एक क्रीचर को जो कि बोल रहा होता है कि एम्पायर के नाम पे सभी को मार डालो। देखते हैं कि वो सारे बैटल शिप किसी प्लेनेट की तरफ जाते हैं और उस पर अटैक करना चालू कर देते हैं, जिससे कि वो प्लेनेट पूरी तरह तबाह होना चालू हो चुका होता है। इधर उस प्लेनेट के सभी लोग सारे मॉन्स्टर से फाइट करना चालू कर देते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री जिसके सामने एक जॉम्बी मॉन्स्टर आके खड़ा हो चुका होता है। उसने अपना बहुत ही बड़ा मुंह खोला होता है और अपने एक बाइट में उस ट्री को आधा खा लेता है और उसके जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी होते हैं जो कि लगातार उस ट्री को कंज्यूम किए जा रहे होते हैं, जिससे देख के वो सभी प्लेनेट के लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमारा वर्ल्ड ट्री। इधर वहाँ पे उन सभी का वर्ल्ड ट्री पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है, जिससे देख के वो क्रीचर ही बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका होता है। वो हंसते हुए बोलता है कि इस प्लेनेट का एनर्जी का हर एक कतरा हम सभी अब्सॉर्ब कर डालेंगे। जेरिम उसे घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या था। सिस्टम उससे बोलती है कि अभी लगातार बहुत सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, मैं डायमेंशनल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं ऐसे प्लेनेट्स की मदद करती हूँ। तभी ये बोलती है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर केवल कुछ ही यूजफुल रिसोर्सेस हैं और मेजरमेंट की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा लो है, तो आखिर ये मेजरमेंट की डेंसिटी है क्या।
सिस्टम उससे बोलती है कि इससे पावरफुल बींग्स के पावर को लिमिट किया जाता है। अगर उन सभी के पास अपनी पूरी पावर होगी तो आसानी से अर्थ के ऊपर टेक ओवर कर पाएंगे। यीशु बोलती है तो फिर आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सिस्टम बोलती है कि ये अमाउंट ऑफ माना की वजह से है। उन सभी के लिए माना एक ऑक्सीजन की तरह है। जितना बड़ा एक क्रीचर होगा उसके लिए उतना ज्यादा ही माना की जरूरत होगी। जेरिन बोलता है क्या मैं सही बोल रहा हूँ। सिस्टम उससे बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला। तभी मुक्शल उससे बोलता है तो फिर आखिर एस्ट्रोस यहाँ पे कैसे आ गया। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और जैसा कि तुमने बोला उसके जैसे स्ट्रॉन्ग बींग्स यहाँ पे नहीं आ सकते। सिस्टम उससे बोलती है अगर तुम हॉली एम्पायर के पावर को कंसीडर करो तो एस्ट्रोस उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अभी के लिए केवल इतना बोला जा सकता है कि वो अपने इंपीरियल आर्मी ऑफिसर के लेवल पे है। इस बात को सुनकर जेरिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था और बोलता है कि क्या वो अपने केवल ऑफिसर लेवल पे है तो फिर आखिर वो पूरा एम्पायर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तभी सिस्टम से बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो एम्पायर कभी भी ऐसे फोर्स को नहीं भेजेगी जो कि डायमेंशनल रैंक को एक्सीड करे। सिस्टम बोलती है कि हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझ लो। अगर होली एम्पायर कुछ ऐसे फोर्सेस को प्लेनेट की तरफ भेजती है जो कि रैंक से मीट नहीं करता तो फिर मैं वहां पे जाके उस प्लेनेट पे इंटरवेन कर देती हूँ और इसी वजह से मैं इस बैटल में तुम्हारी मदद कर पाई। तभी जेरी मुझसे बोलता है कि आखिर कितने सारे प्लेनेट इस इन्वेजन से बचे हुए हैं। सिस्टम मुझसे बोलते हैं कि नहीं एक सिंगल प्लेनेट भी नहीं। ये पहली बार है कि ह्यूमैनिटी ने अपने इस पोटेंशियल को दिखाया है। तुम्हारा ये ह्यूमैनिटी अलायंस और तुम लोग ऐसे पहले इंसान हो जिसने इस रिजल्ट को अचीव किया है। तभी डोपाल उससे बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे हमारी मदद करने की कोशिश कर रही हो लेकिन यहाँ पे सही तब रहता जब तुम एपोक्लिप्स को स्टार्ट होने से पहले हमारी मदद करने के लिए आती। सिस्टम उससे बोलती है कि उस समय मेरी कैपेबिलिटीज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी और इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। वो उससे बोलती कि मुझे माफ कर देना कि मैं समय रहते इस प्लेनेट के बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाई। और वो फिर जेरिम से बोलती है कि मैं अपोलॉजी के तौर पे अपने पावर्स को तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ एक ह्यूमैनिटी यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। तभी जेरिम के सामने अचानक से उसका सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है जिसमें लिखा होता है कि अवेकनिंग ऑब्टेन हो चुका है एक स्पेशल स्किल जो कि अवेकनिंग। आप अपने माना का यूज करते हुए अपने अवेकनिंग स्टेट में जा सकते हैं और इसका कूलडाउन टाइम 7 दिनों का होगा। जेरिम भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या अवेकनिंग। सिस्टम उससे बोलती है कि हाँ ये वही एबिलिटी है जिसके यूज तुमने एस्ट्रोस से फाइट करते हुए बैटल में यूज किया था। मैंने इसको रीसेट कर दिया है क्योंकि इसमें इस स्किल को रिकवर करने में समय लगता है और हाँ उससे भी ज्यादा। तभी वो अपने फिंगर को फ्लिक करती है और सिस्टम फिर से जेरिम के सामने को क्या आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपको मिशन को कंप्लीट करने के तौर पे एक रिवॉर्ड गिफ्ट किया जा रहा है। टावर ऑफ बेबल और टिकट टू ब्रॉडकास्ट ये दोनों आपके इन्वेंट्री में ऐड कर दिए गए हैं। तभी उसके दोनों आइटम्स अपने इन्वेंट्री से बाहर निकल आते हैं। हमें टावर ऑफ बेबल के बारे में बताया जाता है जिसका यूज करते हुए जेरिम के अलायंस के लोग किसी भी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। और ये जो वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट टिकट है इसका काम इसी के नाम से रिलेटेड है और इसका केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है। इसकी मदद से वो अपने पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट कर सकता है और जो भी इसके ब्रॉडकास्ट को देखेगा और सुनेगा उसे उस ब्रॉडकास्ट को अपनी लैंग्वेज में समझ पाएगा। सिस्टम उससे बोलते है कि और इसी की मदद से अपने अलायंस का नाम तुम और भी आगे बढ़ा सकते हो। और हाँ समय आ चुका है तुम्हें और फाइनल गुड न्यूज देने का। जेरिम बोलता है क्या फाइनल गुड न्यूज। वो बोलती है कि हाँ सीक्रेट एम्पायर इस समय अपने वर्ड से हुई कॉन्सिक्वेंस को संभालने में अभी जुटा हुआ है और अभी और इसी पॉइंट से मैं अपना ज्यादा अटेंशन इस अर्थ प्लेनेट को दूंगी जिससे कि ये प्लेनेट प्रोटेक्ट रह सके। अब यहाँ से पावरफुल बीइंग का इस अर्थ पर इंटरफेयर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तभी वो हॉर्न वाले मॉन्स्टर को याद करते हुए उससे बोलती है बालकान जो कि हॉली एम्पायर आर्मी का 3rd कमांडर है। वो वॉर का एक जाना माना लूनेटिक वॉरियर है जो कि एम्पायर के मेन एखेलॉन में शामिल है। जेरिन बोलता है क्या मेन एखेलॉन आखिर इसका में क्या मतलब है। उससे बोलती है कि अभी के लिए जो वॉर और प्लॉट के काम को संभाल रहा है वो अभी हम हॉली एम्पायर में बहुत ही ज्यादा फेमस है। उन सभी ने अभी तक किसी भी हार को फेस नहीं किया है और इसी वजह से वो अपने इन्फ्लुएंस को बहुत ही लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो केवल एक हार उन सबके रेपुटेशन को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकती है और उससे भी ज्यादा अगर उसे ये हार एक लोएस्ट रैंक के प्लेनेट से मिला हो जैसा कि अर्थ तो फिर उनके लिए ये सब एक रियल नाइटमेयर की तरह है। तभी शियो बोलती है क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमें भविष्य में ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बालकन जैसा कोई हमारे अर्थ पे इन्वेट करने की कोशिश करेगा। सिस्टम बोलती है कि हाँ इस समय वो दूसरे डायमेंशन में अपने वॉर में बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। अभी के लिए तुम सभी को उन हॉली एम्पायर के ऑफिसर्स को मारना होगा जो कि अर्थ पर रह चुके हैं बच चुके हैं। जेरिम उससे हैरान होते हुए बोलता है तो फिर तुम्हारे कहने का ये मतलब कि एस्ट्रोस जैसे और भी बिंग्स हमारे इस अर्थ पे हैं। सिस्टम बोलती है अगर एग्जैक्ट बोले तो वो सभी साथ हैं और तुम्हारा गोल है उन सभी को खत्म करने का। अब मेरा समय खत्म हो चुका है मुझे उम्मीद है कि तुम इस पे काम करोगे। और इतना बोलते हुए वो वहां से निकल जाती है। तभी शियो जेरिम से बोलती है फाइनली तो फिर अब ये एक एलियन इन्वेजन का मुद्दा बन चुका है। जेरिम बोलता है कि हाँ आप क्या ही कर सकते हैं। सीन सिर्फ होता है वॉइस ओवर के द्वारा बताया जाता है कि जब वो सिस्टम चली गई तो सभी ह्यूमैनिटी यूनियन के लोग अपने सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने के काम में लग चुके थे और फिर से सियोल इंसानों के रहने वाली जगह बन गई। इधर हम देखते हैं जेरिम को जो कि बैठा होता है और अपने मन में सोचा होता कि हमने सियोल को पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लिया है। अब केवल बच चुका है कि हमें अब अपने ह्यूमैनिटी यूनियन को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कराना है मतलब उसका स्कोप बढ़ाना है। हमें अपने अलायंस के बारे में पूरे वर्ल्ड को बताना होगा और वो वही ब्रॉडकास्ट टिकट देख रहा होता है। तभी उसके सामने वही सिस्टम विंडो खुल के आता है और उसमें लिखा होता है क्या तुम इस ब्रॉडकास्ट
टिकट का यूज करने वाले हो, मतलब करना चाहते हो। जेरिन बोलता है कि हाँ। तभी उसको बताया जाता है कि तुम्हारा ये ब्रॉडकास्ट प्लेनेट के सभी सर्वाइवर्स को दिखाया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है हमें लॉस एंजलिस यूएसए की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 सोल्जर्स गार्डिंग का काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे जेरिन का वही ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देख के वो भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। और देखते ही देखते सभी जगह पे उसके ब्रॉडकास्ट होने चालू हो जाते हैं, जैसे कि हो गया इथोपिया, चाइना और ऐसे ही बहुत सारी जगह है। वो अपने ब्रॉडकास्ट में बोलता है कि मेरा नाम सेन जेरिन है, जो कि ह्यूमैनिटी यूनियन का एक हेड है। तभी एक बुढ़ा उसे देख रहा होता है और बोलता है, ओह तो क्या ये वही सेम अपोनेंट है जिसके बारे में उसने बोला था। तभी एक छोटी वाला बंदा उसके पास आता है और बोलता है कि एल्डर, क्या आपने उसे देखा? वो बुढ़ा बोलता है कि तुम पैनिक मत करो, हमें अपने ओरिजिनल प्लान पे टिके रहना है। वो बोलता है कि हाँ, इस समय अभी पूरा जापान अभी कंफ्यूजन के स्टेट में है। मुझे लगता है कि अभी हम अपने एनिमी के अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो बुड्ढा उससे बोलता है कि हाँ, स्लो मत होना, क्योंकि वो अपने रिजरेक्शन के लिए वेट कर रहा है। तो फिर चलो उस हेवनली कोविड को रिबॉर्न होने दो। वो भी उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि हाँ, आपने जैसा बोला ऐसा ही होगा। तभी हमें टोक्यो जापान की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ का प्राइम मिनिस्टर बहुत ही बेचैनी से इधर उधर की तरफ टहल रहा होता है। तभी उसका एक गार्ड आता है, बोलता है प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि आखिर क्या हुआ, क्या तुमने किसी मॉन्स्टर को पकड़ा है? वो गार्ड उससे बोलता है कि जुसानो को डिस्ट्रॉय करने का मिशन फेल हो चुका है, केवल कुछ अवेकेंस के अलावा और कोई दोबारा लौट के वापस नहीं आया है। वो मिनिस्टर भी हैरान हो जाता, बोलता है क्या? और वो चिंता करते हुए बोलता है, तो फिर क्या जापान का हिस्ट्री अब ऐसे ही खत्म होने वाला है? तभी कुछ नोटिस करता है और उसे जरीम का ब्रॉडकास्ट दिखाई देने लगता है, जिसमें जरीम बोलता है उसे कि मैं जरीम ह्यूमैनिटी यूनियन का हेड हूँ। अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि कैसे हमारे अलायंस ने कोरिया को रिकवर किया है। तभी वो एस्ट्रोस वाले फाइट को उसको ब्रॉडकास्ट पे दिखाना चालू कर देता है, जिसे देख के वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वो गार्ड उससे बोलता है कि ये तो सेम है। तभी वो बंदा बोलता है, मतलब मिनिस्टर बोलता है, उसने इतने बड़े मॉन्स्टर को केवल अपने पावर का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर उसकी अलायंस कितनी ज्यादा ताकतवर है। जरीम उन सबसे बताता है कि ये तो बस शुरुआत है, हमारे सामने एक बहुत बड़ी जंग हमारा इंतजार कर रही है और इन सभी से छुटकारा पाने के लिए हमारे पूरे वर्ल्ड को एक साथ यूनाइट होना होगा। और इसीलिए मैं आप सभी से सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक वर्ल्ड यूनियन को क्रिएट किया जाए। वो सभी हैरान हो जाता है और बोलते हैं क्या वो वर्ल्ड यूनियन? तभी प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि हमें इसकी हेल्प की जरूरत है, जिससे कि हम जापान को सेव कर पाएंगे। अपने शिप्स को रेडी करो अभी। तभी जरीम के ब्रॉडकास्ट का टाइम वही खत्म हो चुका होता है। तो ये प्रोफेसर उससे बोलते हैं कि तुमने यहाँ पे बहुत ही बड़ा काम किया है, लेकिन भाई तो क्या तुम श्योर हो कि हम वर्ल्ड यूनियन को क्रिएट कर पाएंगे? जेरिन बोलता है कि एक तरह से देखा जाए तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है जो कि अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल को फेस कर रही हैं। हमारे अलायंस की इस स्ट्रेंथ को देखिए वो जरूर हमारे पास आने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रोफेसर उससे बोलती है, क्या तुम इंटेंशनली होली एम्पायर को लेके अभी साइलेंट हो? तभी जेरिन उससे बोलता है, प्रोफेसर क्या आपको याद है कि सिस्टम ने हमसे एग्जैक्टली क्या कहा था? इस अर्थ पे एस्ट्रोस जैसे और भी 7 बिंग्स हैं। प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ, इस समय वो अपने दूसरे कंट्रीज में अपना काम कर रहे होंगे। जेरिन बोलता है कि हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। अब आप यहाँ पे इमोर्टल कल्ट के ऑर्गेनाइजेशन को ही ले लो, जिससे कि एस्ट्रोस अपने मतलब लोगों को इंस्लेव करने के लिए क्रिएट किया था। और ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे कंट्री के बाहर भी हो सकता है, और इस सिचुएशन में हम अगर हॉली एम्पायर के बारे में बताते हैं तो ये प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ, इसके रिजल्ट के तौर पे कुछ सारी कंट्रीज अपने आप ही सरेंडर कर देगी। जेरिन बोलता है कि कभी ना कभी उन सभी को इस चीज के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन अगर जो जितना कम जानेगा वो उतनी अच्छी तरीके से सोएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, बुशान पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारी सबमरीन्स होती है और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आया होता है, जिससे कि बहुत सारे सोल्जर्स गार्ड कर रहे होते हैं। वो मिनिस्टर अपने आसपास देखता है और बोलता है यहाँ पे तो सच में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी उसका सोल्जर बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर, मेरे को नहीं लगता है कि हम बिना इनके अटेंशन को अट्रैक्ट किए यहाँ से निकल सके हैं। प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मैंने अपने कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकन को यहाँ पे बुलाया है। तभी हम देखते हैं एक बिल्ली को, जो कि बोलती है कि मियाओ सातो। इस टकले ने बोला कि तुम जापान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकन हो। हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है। तभी वो लड़की उससे बोलती है कि मोचन, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर को टकला नहीं बोलना चाहिए, भले ही तुम यहाँ पे कोई गॉड क्यों ना हो, ये रूड है बहुत ही ज्यादा। तभी वो प्राइम मिनिस्टर उससे बोलता है आई नहीं। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर, क्या आपने मेरे को बोला? वो उससे अपना सर झुकाते हुए उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारा मदद की जरूरत है स्टोर पहुंचने के लिए, और मैं यहाँ पे केवल तुम्हारे ऊपर ही ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर वो बिल्ली भी बोलती है कि हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये तुम्हारा साथ नहीं देगी। इधर वो लड़की भी घबराते हुए उसे बोल रही होती है कि हाँ, ये सच बात है, लेकिन मैं अपने इस फाइट से बहुत ही ज्यादा डर रही हूँ, लेकिन ये बात भी है कि मुझे अपने जापान को सेव भी करना है। आई नहीं बोलती है, तो फिर चलो ठीक है, चलते हैं। तो ये अपना स्टिक ऊपर करते हुए कुछ करने लगती है। तभी एक सोल्जर बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आइनिम कैट सेंचुरी की एक प्रीस्टेस है? दूसरा बंदा बोलता है, क्या कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो सोल्जर बोलता है कि इस चीज का सुख है जिसकी वजह से उसको डिवाइन कैट से रिलेटेड स्किल एक्वायर हुआ। दूसरा वाला बोलता है, एक सेकंड रुको, तो फिर क्या ये कैट वही? तेरी दूसरा सोल्जर बोलता है कि हाँ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही है। वो भी हैरान होते हुए बोलता है, क्या सच में? इसने वो बोला कि मोमो एक डिवाइन कैट है, लेकिन यहाँ पे एक और ह्यूमर है कि ये कैट एक नाकामोटो है। मैं नाकामोटो के बारे में बता दूं तो फिर ये जापानीज फोक टेल्स में देखने को मिलते हैं, जिनके 2 टेल्स होते हैं। तो ये सोल्जर बोलता है, क्या योकाई, क्या ये रूमर्स वहीं से निकले हैं? दूसरा बंदा बोलता है, आखिर कौन ही चिंता करता है, इस समय पूरा वर्ल्ड ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी कि हमें किसी योकाई की पावर हासिल हो जाए। उन सभी ने बोला था कि आयनिम ने बैटल के स्टार्टिंग से सभी को यूनाइट करके रखा था। तभी हम देखते हैं आयनिम को, जो कि अपने मोमो से बोलती है कि मोमो, अब मैं रेडी हूँ। मोमो बोलती है, तो फिर चलो अब फन करते हैं।
तभी हम देखते हैं कि उसका स्टाफ ग्लो होना चालू हो चुका होता है और उस कैट की परछाई बन जाती है जिसमें उस कैट के 2 टेल्स दिखाई दे रहे होते हैं, जिसे देख के वो सोल्जर्स भी हैरान हो चुके होते हैं और बोलते हैं क्या 2 टेल्स? तभी हम देखते हैं कि वो कैट जाके आयनिन के बॉडी में एंटर कर जाती है और उसका बॉडी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। हम देखते हैं कि उसके 2 बिल्लियों वाले कान आ चुके होते हैं। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर आके उस पे अटैक कर देता है। इधर आयनिन अपने हैंड पंजों का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको एक बीच से ही फाड़ डालती है। हम देखते हैं पीछे की तरफ से उसके 2 टेल्स भी निकले हुए होते हैं। वो अपने टेल्स का यूज करते हुए सभी पे अटैक करना चालू कर देती है। तभी किसी डिफरेंट टाइप का वेरिएंट उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो उसे नोटिस कर लेती है और बोलती है, मतलब उसके अंदर की वो कैट बोलती है कि यहाँ पे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करो। तभी वो जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ती है और अपने पंजों का यूज करते हुए उसके पेट पे जोरदार हिट लगा देती है। उसके अंदर की वो कैट उससे बोल रहे होते हैं सच में ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। उसके पीछे से और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज उसके पास पहुंच रहे होते हैं। इधर आयनिन भी बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात से बहुत ही ज्यादा एग्री हूँ और वो अपने ब्लड को लीक करते हुए उन सबके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो अपने पंजों का यूज करते हुए उन सभी को एक एक करके मारी जा रही होती है। तभी वो सोल्जर उसकी स्पीड को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और बोलते हैं हे भगवान, मैं तो उसकी स्पीड को कैच भी नहीं कर पा रहा हूँ जबकि मेरी गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पीड में चल रही है। तभी दूसरा सोल्जर उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि इस पूरे जापान में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर कौन है? उतनी देर में सीन शिफ्ट होता है। हम देखें यूशियो और जेरिम की तरफ जहाँ पे वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। यूशियो ने अपने किक का यूज करते हुए उस पर अटैक किया होता है। जेरिम उससे बोलता है सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। तभी उन दोनों को कुछ महसूस होता है। सीओ बोलती है कि आखिर वो क्या है? इधर जेरिम बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ फाइटिंग चल रही है। तभी वो अपना क्लियर वॉइस स्किल यूज करता है और उस दर की तरफ देखना चालू कर देता है। उसे दिखाई देता है कि आयनिन उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है और उसके चेहरे में ब्लड के धब्बे लगे हुए होते हैं। वो भी देख के हैरान हो जाता है और बोलता है क्या आखिर ये क्या चीज है? तभी सीओ बोलती है आखिर क्या हुआ, तुम्हें वहाँ पे क्या दिखाई दिया? वो उससे बोलता है कि एक स्ट्रेंज क्रीचर हमारी तरफ अपनी फुल स्पीड में आ रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे आयनिन आ भी चुकी होती है और जेरिम भी उसे देख के हैरान होता है, क्या वो इतनी जल्दी यहाँ पे आ भी गई? तभी वो उसके पास आ जाती है और जेरिम को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी होती है और उसकी तरफ जंप करते हुए बोलती है कि सच में तुम इस समय बहुत ही ज्यादा डिलीशियस स्मेल कर रहे हो। और इसके अंदर वो छोटी सी बिल्ली मोमो बोल रही होती है। तभी ईशु जेरिम के आगे आ जाती है और बोलती है तुम इससे पीछे हटो। तभी मोमो उस पर अटैक कर देती है और बोलती है कि मेरे रास्ते के पीछे मत आओ। तभी मोमो कुछ महसूस करती है और बोलती है क्या? इधर ईशु ने उसके अटैक को रोक लिया होता है और बोलती है तुम बेवकूफ कहीं की, और उस पर अपना पंचेस बरसाना चालू कर देती है। तभी मोमो पीछे की तरफ हट जाती है। वो उसकी तरफ फिंगर करते हुए बोलती है सच में तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो। और इस समय मैं बता दूं कि बार बार ये वो मोमो वाली कैट ही बोल रही होती है। इधर ईशु भी उसे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और बोलती है क्या एक कैट गर्ल, और आखिर इसके हाथ में ये चीज क्या है? तभी जेरिम उसके पास आता है, बोलता है क्या कि तुम कौन हो? तभी आयनिन बोलती है कि मैं जापान से एक मैनेजर मतलब मैसेंजर हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। जेरिम भी हैरान होता है, बोलता है क्या जापान से मैसेज आया है? आयनिन बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, प्राइम मिनिस्टर मेरे से बोला था कि मैं तुम्हें ये जाके बता दूं। तभी वो अपने पॉकेट से कुछ लेटर टाइप का निकालती है और उसे दे देती है। जेरिम उस लेटर को लेते हुए बोलता है कि मुझे तो इसकी तरफ से कोई हॉस्टिलिटी फील नहीं हो रही है। तभी हम देखते हैं अचानक से वो उसके सामने आ जाती है और उसकी गालों को ली करने वाली होती है। तभी जेरिम उसके पीछे हट जाता है। तभी वो अपना प्यारा सा क्यूट फिश बनाते हुए बोलती है ओह लगता है कि अब यहाँ पे मेरा समय खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि वो वहीं जमीन पे गिर जाती है। इधर जेरिम भी पूरी तरह शर्मा के लाल हो चुका होता है और बोल रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं वो बिल्ली आयनिन के बॉडी से निकल के बाहर आ जाती है और वो जेरिम के पास खड़ी हो जाती है और बोलती है कि हेलो मैन, मेरा नाम मोमो है और मैं एक आयनिन की बोलती हुई क्रीचर हूँ। इधर भी सीओ उसके देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और बोलती है क्या टॉकिंग कैट? जेरिम उससे बोलता है कि हाँ ये बहुत लाइकली एक स्किल का इफेक्ट हो सकता है। तभी जेरिम आयनिन को देखती हुए मोमो से बोलता है क्या लेकिन वो ठीक है? मोमो उससे बोलती है कि हाँ लगता तो ऐसा ही है। जाके वो बिल्ली उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलने लगती है कि सातो सातो जल्दी उठ जाओ। और इस बिल्ली ने बार बार इस लड़की को सातो बोला होता है, मतलब आयनिन के अलावा, तो हम भी इसे सातो ही बोलेंगे क्योंकि सातो बोलना सही लगता है। तभी वो लड़की जग जाती है और जेरिम को देखने लगती है। जेरिम उससे बोलता है कि आखिर तुम अब कैसी हो? तभी उसको पहली वाली बातें याद आ चुकी होती है और बोलती है कि हे भगवान आखिर मैंने अभी क्या कर दिया है। तभी सातो घबराते हुए उसे बोलती है कि हे प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी आ चुका होता है और बोलता है चिल्लाते हुए कि फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच ही गए। तभी वो कैट जेरिम से बोलता है कि अब ये टकला तुमको सब कुछ समझा देगा। जेरिम उसके पास जाता है और बोलता है तो फिर आप? तभी वो प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि हाँ मैं जापान का प्राइम मिनिस्टर हूँ। जेरिम भी हैरान हो जाता है, बोलता है क्या? तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो प्राइम मिनिस्टर अपने घुटनों पे आके जेरिम से बोलने लगता है कि प्लीज मेरे जापान को बचा लो। तभी उसके दोनों गार्ड उससे बोलने लगते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर उन दोनों को डांटते हुए बोल रहा होता है कि आखिर तुम दोनों अभी भी खड़े क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी कितना ज्यादा खराब सिचुएशन है जापान का? वो सभी भी एक दूसरे को देखना चालू कर देते हैं और वो सभी अचानक से अपने घुटनों पे आके उसे ग्रीट करने लगते हैं और बोलते हैं कि प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दो। जेरिम भी घबराते हुए बोलता है अरे रुक जाओ यार, अब खड़े भी हो जाओ वरना मैं तुम सबकी बातें नहीं सुनूंगा। बस इतना बोलते ही वो सभी अचानक खड़े हो जाते हैं। जेरिम उसे बोलता है कि अभी के लिए आप सभी अंदर की तरफ चलो, हम वहाँ पे चल के बात करते हैं। सीन शिफ्ट तो हम देखते हैं अंदर की तरफ वो सभी एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जेरिम से बोलता है कि जापान इस समय बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन से गुजर रहा है। वहाँ का पूरा जगह ऐसे लोगों से भर चुका है जो कि खुद को मेरोडर्स बोलते हैं और वो अपने दांते किटकिटाते हुए बोलता है कि उससे भी ज्यादा टेरिबल चीज वहाँ पे एक ऐसा मॉन्स्टर रिवील हुआ है जिसे कि सुसानो बोला जाता है। मोमो भी उससे बोलती है कि सच में वो क्रीचर बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। जेरिम उससे बोलता है सुसानो क्या आप मेरे को इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल से बता सकते हैं? तभी प्राइम मिनिस्टर सातो से बोलते हैं कि सातो तुमने पिछले बैटल में लड़ाई करने के बाद जो भी
भी देखा वो बता दो। वो उससे बताती है कि सुसान विंड, वाटर और लाइटनिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। पहली बार वो कांगवा में अपीयर हुआ था। हमें कांगो जापान का रीजन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग हो रही होती है। तभी हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि कुछ जापानीज टाइप वॉरियर जैसा लग रहा होता है देखने में। हमें यहाँ पे वही पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो उस सुसानो से फाइट करने के लिए आई होती है। इधर सोल्जर्स उसको रोकने के लिए अपने गन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अपने रास्ते को प्रोटेक्ट करो। तभी एक सोल्जर उससे बोलता है कि सातो वो अब हमारी तरफ आ रहा है। सातो भी बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि सातो से बोल रहा होता है कि सातो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसको अकेले संभाल सकती हो? यहाँ पे 3 सबसे बेस्ट अवेकन पीपल्स आए हुए हैं, हम यहाँ पे किसी कॉस्ट में नहीं हार सकते। हम देखते हैं एक निंजा टाइप दिख रहा है बंदे को जो कि बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। तो फिर चलो देखते हैं कि आखिर ये मेरे निंजुत्सु के सामने कितने देर तक टिक सकता है। और हंसते हुए बोलता है सच में मेरे को इसको लेकर बहुत ही ज्यादा सॉरी फील हो रहा है। तभी वो एक सोल्जर अपने सभी सोल्जर्स मेंबर को कमांड देते हुए बोलता है कि सभी लोग इस पे फायर करना चालू कर दो। और धड़ाम वो सभी उस पे फायर करना चालू कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर उस फायर का कोई भी अटैक का असर नहीं हुआ होता। तभी हम देखते हैं कि वो सभी अवेकन पीपल्स उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। इधर सातो भी उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ी होती है, लेकिन वो केवल अपने एक ही फ्लिक से उससे दूर भगा देता है। इधर वो निंजा वाला बंदा भी अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल करते हुए उस पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसका उस पे कोई फायदा नहीं होता। वो जोरदार एक लाइटनिंग बोल्ट उस पे अटैक कर देता है जिससे कि वो निंजा वाला बंदा वहीं पे घायल हो चुका होता है। और देखते ही देखते वो लाइटनिंग बोल्ट से हिट खा के वहीं पानी के अंदर गिर चुका होता है। तभी हम देखते हैं वही पहले वाले बंदे को जो कि अपना स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है तुम मॉन्स्टर, मैं तुमसे अपने यूमा का बदला लेके ही रहूंगा। और उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि मैं अपने सबसे बेस्ट टेक्निक का यूज तुम पे करने वाला हूँ, और अपना एक स्लैश उसकी तरफ लॉन्च कर देता है। लेकिन इसके अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ होता। तभी वो मॉन्स्टर उससे बोलता है अब भाड़ में जाओ, और इतना बोलते ही वो उसको एक मच्छर की तरह अपने हाथों को क्लैप करते ही मार देता है। तो सभी सोल्जर देख के बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं और बोलते हैं कि हमने अपने सभी अवेकनर्स को खो दिया है। दूसरा सोल्जर बोल रहा होता है कि लगातार इस पे अटैक करते रहो। तो ये वो बंदा सुसानो भी अपने पावर का यूज करते हुए उन सभी पे अटैक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है। इधर हम देखते हैं सातो को जो कि पूरी तरह थक चुकी होती है, और सभी सोल्जर्स बोल रहे होते हैं उससे कि हम यहाँ पे तुम्हारे लिए समय बचाने की कोशिश करते हैं, तुम यहाँ से निकलो, तुम्हें कैसे भी सर्वाइव करना होगा। वो भी अपनी आंखों में आंसू लेती हुए वहां से निकल जाती है। प्राइम मिनिस्टर बताते हैं उससे प्रेजेंट टाइम में कि हमने उस समय अपने पूरे मिलिट्री और अवेकनर्स को खो दिया था। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो जापान का खात्मा तय है। जेनी उससे बोलता है कोई बात नहीं, हम इसमें आपकी मदद करने वाले हैं। मिनिस्टर भी उससे बोलते हैं क्या सच में, लेकिन आखिर तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? जेनी उनसे बोलता है कि हमारे ह्यूमन एनालिसिस का प्राइमरी गोल है कि हम जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सर्वाइवर को सेव कर सके, तो मुझे आपकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इधर मिनिस्टर भी हैरान होते हुए बोल रहे होते हैं अपने मन में कि क्या इतने ज्यादा डेंजरस रिक्वेस्ट के बाद भी उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आंखों में आंसू लाते हुए उससे बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा शुक्रिया। वो उससे बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जापान हमेशा वर्ल्ड यूनियन का एक दोस्त बन के रहेगा। जब जेरिम उससे बोलता है कि हाँ इतना मेरे लिए काफी है। तो फिर सुसानो उसके पास एक डार्क ब्लू मैजिक स्टोन है ना। तो ये मोमो बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, वो मॉन्स्टर एकदम पूरी अलग ही लेवल पे है और लिटरली उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी अचानक से उसका सिस्टम ओपन हो जाता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि उसे एक नया क्वेस्ट मिला होता है जिसमें लिखा होता है कि वीकनिंग द सील। एस्ट्रोस के सील को वीक करने के लिए तुम्हें कोरिया के सभी म्यूटेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे कि उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पूरी तरह रिड्यूस हो जाएगा। अभी के लिए कोरिया में जॉम्बीज का नंबर 63% है और टोटल म्यूटेंट्स 72 है। जेरिम बोलता है तो फिर मैं अपने फोर्ट्रेस को छोड़ के अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए निकलूंगा, और मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिससे कि मैं अपने नए स्किल अवेकनिंग को टेस्ट कर पाऊंगा। जेरिम उन दोनों से बोलता है तो फिर ठीक है, मैं अकेले ही जापान जाने वाला हूँ, मैं इतना तो स्ट्रांग हूँ ही कि मैं उससे अकेले डील कर सकता हूँ। वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। तभी मिनिस्टर बोलते हैं क्या अकेले, लेकिन वो मॉन्स्टर एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके पास डार्क ब्लू मैजिक स्टोन है। मोमो बोलती है कि हाँ मैं भी इस बंदे की पावर को अच्छे से मेजर नहीं कर पा रही हूँ, शायद ये सुसानो के सामने खड़ा होने के लायक है। तभी प्राइम मिनिस्टर भी पहली वाली बातें याद करने लगता है और बोलता है अपने मन में कि इसके पास सच में इतनी पावर तो होगी जितना कि उस ब्रॉडकास्ट में दिखाया गया था। जेरिम उन सबसे बोलता है तो फिर चलिए चलते हैं, समय आ चुका है अब उससे छुटकारा पाने का। सीन सिर्फ होता है बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिम जापान जाने के लिए रेडी होता है। तभी सीओ उससे बोलती है कि अच्छा रहेगा कि अब हम अपने काम को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तभी जेरिम उससे बोलता है क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, क्या तुम श्योर तो हो ना कि तुम कोरिया के सभी जॉम्बीज को अकेले निपटा दोगे। तभी वो बोलती है कि हाँ बाहर में जाओ, बाकी सब तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तभी जेरिम प्रोफेसर से बोलता है तो फिर प्रोफेसर आपके बारे में क्या, भले हमने पूरी कोरिया को रिस्टोर कर लिया है लेकिन अभी बहुत सारे जॉम्बीज बचे हुए हैं। तभी वो उसी क्वेस्ट के बारे में सोचने लगता है और बोलता है यहाँ कोरिया कहने का मतलब है कि पूरा होल कोरिया, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी इंक्लूड होगा। तभी वो सीओ से बोलता है कि अगर तुम अपने काम से फ्री हो जाओ तो नॉर्थ कोरिया की सिचुएशन को भी संभाल लेना। ऐसा लगता है कि हमें वहां पे जाना पड़ेगा अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। प्रोफेसर उससे बोलते हैं ठीक है नॉर्थ कोरिया, मैं भी ये देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा। तो फिर चलो ठीक है, मैं इसके बारे में रिकवरी टीम को बता दूंगी। जेरिम बोलता है हाँ तो फिर ठीक है मैं चलता हूँ।
और वो वहाँ पे गाड़ी में बैठते हुए जापान के लिए निकल चुका होता है। तभी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि बुसान पहुंचते ही सबसे पहले हम सबमरीन का इस्तेमाल करते हुए सुसान की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। तभी जेरिन प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर, क्या मैं उन सभी नए लोगों के बारे में जान सकता हूँ जिसके बारे में आपने बहुत पहले मेंशन किया था? सातो बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। वो उसे बताती है कि वो एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जिसे कि रियोइची साकामोटो बंदे के नाम द्वारा चलाया जा रहा है। तभी मोमो उसे बताने लगती है कि वो बंदा कुछ ऐसा दिखता है और वो अपने फॉर्म को चेंज करते हुए बोलती है कि ये देखो। हम देखते हैं कि वो एक बंदे में कन्वर्ट हो चुकी होती है, जिसे देख के तो सातो भी शर्मा चुकी होती है। इधर मोमो उसे बोल रही होती है, हेलो मेरा नाम रियोइची साकामोटो है। तभी वो सातो को छेड़ते हुए बोलती है कि क्या तुमको मेरी सातो क्यूट लगती है? सातो भी उससे बोलती है कि मोमो चलो भी अपना ये फॉर्म चेंज करो, मुझे ये फॉर्म अच्छा नहीं लगता। जरीन बोलता है कि मैं केवल किसी के अपीयरेंस से जज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं नजर आ रहा। मोमो उससे बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, ये ज़ॉम्बी इंसिडेंस होने से पहले भी उसे डेथ सेंटेंस दिया गया था। सातो बोलती है कि प्रॉब्लम की बात तो ये है कि वो एक स्ट्रॉन्ग अवेकनर है। तुम उसके केवल नाम को सुन के समझ सकते हो कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। उसका नाम फियोनिक्स है। जरीन बोलता है, क्या फियोनिक्स, क्या वो कोई पायरोकाइनेटिक है? सातो बोलते कि हाँ, वो अपने पूरे बॉडी को फ्लेम में कन्वर्ट कर सकता है और इसी रीजन से उसने पूरे होकाइडो को जला डाला और वहाँ का एक अब्सोल्यूट रूलर बन गया है। तभी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, सच में सही कहा गया है कि जब दुनिया बर्बाद होती है तो पागलपन अपने आप बनना चालू हो जाता है। वो बंदा सभी लोगों में से सबसे खराब इंसान है। उसने हमें बहुत सारे मर्डर्स और क्राइम किए हैं और इसी वजह से मैं उससे उन ज़ॉम्बीज़ से ज़्यादा जल्दी छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक कि हमारे सबसे 3 बेस्ट स्ट्रॉन्ग अवेकनर्स और सातो भी मिलकर उसे हरा नहीं सकते हैं। इस बात को सुन के जेरेमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका होता है और बोलता है, क्या एक ऐसा स्किल जिससे कि 3 अवेकनर्स भी मिलकर हैंडल नहीं कर सकते हैं। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिससे कि मैं अपने नए स्किल को टेस्ट कर पाऊंगा। जेरेमी उससे बोलता है कि जैसे हम सुसानो से निपट लेते हैं तो हम उनकी तरफ आगे बढ़ना चालू कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर भी उससे बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो। सीन शिफ्ट हमें कोयोटो जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिम आ चुका होता है और वहाँ पे बहुत ही जोरों से लाइटनिंग हो रही होती है। जेरिम अपने आसपास देखते हुए बोलता है कि यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो प्राइम मिनिस्टर जेरिम से बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया था कि सुसानो हमें यहीं पे देखने को मिलेगा। जेरिम उनसे बोलता है कि ये आप सभी के लिए डेंजरस हो सकता है, तो प्लीज मेरे को आप सही फॉलो मत करिए और सातो तुम प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करो। सातो बोलती है कि हाँ ठीक है। तभी जेरिम जंप करते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। सीन शिफ्ट देखते हैं एक बंदे को जो कि उस एरिया से भाग रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिर ये सभी मॉन्स्टर कहाँ से आए हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक हाथ आगे आता है और उसे अपने हाथों में पकड़ देता है। हम देखते हैं कि ये सुसानो ही होता है। वो बंदा बोलता है कि प्लीज मुझे मत खाओ, मैं मरना नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं सुसानो पे अचानक से किसी ने अटैक कर दिया होता है। वो बंदा उसके हाथ से छूटते हुए बोलता है, प्लीज कोई मेरे को बचा लो। इधर जेरिम आके के उसे समय रहते हुए बचा लिया होता है। वो बंदा उससे बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जेरिम उससे बोलता है कि जल्दी करो, अब यहाँ से निकलो। तभी जेरिम उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और उससे बोलता है, ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है। वो सुसानो भी उसकी तरफ गुस्से में हाथ बढ़ाते हैं अटैक करने के लिए और उस पर एक जोरदार लाइटनिंग बरसाने लगता है। तभी हम देखते हैं जेरिम को जो कि अपना जोशन हेमली डीमन मार्शल आर्ट का अवतार क्रिएट कर लेता है। इधर सुसानो अपने हाथों में एक लाइटनिंग का स्पीयर क्रिएट कर देता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी जेरिम अपना क्लियर वॉइस से एक्टिवेट कर लेता है और उसके अटैक पैटर्न को देखना चालू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि सुसानो ने इधर अपने स्पीयर को उसकी तरफ अटैक करने के लिए भेज दिया होता है। इधर उसका अटैक आके ग्राउंड से हिट हो चुका होता है जिससे कि जेरिम को भी बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है, लेकिन वो उस अटैक को डॉज कर लेता है और आसमान में उड़ते हुए उसकी तरफ फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी सुसानो अपने हेड के ऊपर से कोई दूसरा स्किल एक्टिवेट करते हुए जेरिम की तरफ भेज देता है। जेरिम भी अपने हाथों का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अपना पंच बनाते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो जैसे ही सुसानो को हिट करते हैं वहाँ पे एक जोरदार लाइटनिंग चमकती है, लेकिन इधर सुसानो को कुछ नहीं हुआ होता। जेरिम उससे बोलता है कि मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी और फिर से अपना मुक्का बनाते हुए उसके हेड के नीचे एक जोरदार पंच लगा देता है। वो सुसानो मॉन्स्टर उड़ते हुए जाके पानी में गिरता है जिसे देख के मिनिस्टर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वो बोलते हैं कि उसने केवल अपने एक ही ब्लो से उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। वो खुश होते हुए बोलते हैं, सच में ये मेरा राइट डिसीजन था इसे मदद मांगने का। अगर ये सब कुछ ऐसे ही कंटिन्यू रहा तभी हम देखते हैं उस सुसानो वाले मॉन्स्टर को जो कि उठ के खड़ा हो जाता है और उसके बॉडी से उसका आर्मर टूट के निकलने लगता है। हम देखते हैं उसका रियल फेस जो कि किसी ऑर्क जैसा दिखने में लग रहा होता है। वो मॉन्स्टर जेरिम से बोलता है कि सच में तुम्हारे साथ मेरे को कुछ भी मजा नहीं आ रहा है। जेरिम उससे बोलता है, वाह तुम तो बोल भी सकते हो और तो तुम समझदार भी हो, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। तभी सुसानो गुस्सा करते हुए अपना लाइटनिंग अटैक क्रिएट करना चालू कर देता है जिससे कि वहाँ पे एक बड़ा सा फिनोमिना क्रिएट हो चुका होता है और इधर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और सातो मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कुछ मैजिक करना चालू कर देती है और वो अपना एक बैरियर बनाते हुए प्राइम मिनिस्टर को सेव कर लेती है। प्राइम मिनिस्टर उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलते हैं, हे भगवान, इस मॉन्स्टर का अपीयरेंस तो पूरी तरह चेंज हो चुका है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का अपीयरेंस जो कि एकदम पूरी तरह चेंज हो चुका होता है और देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए जेरिम की तरह अटैक करने के लिए आगे करने लगता है। जेरिम भी उससे देखते हुए अपने मन में सोचता है, तो फिर क्या यही है इसका ट्रू फॉर्म?
इसको देखते हुए कंसिडर करना कि इसके पास डार्क ब्लू मैजिक है, तो फिर ये शायद मेरे लिए आसान हो सकता है। तो फिर ठीक है, चलो फिर अब आ जाओ। तो भाई लोग, हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपसे बताओ कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इस पे 500 आप सभी को कंप्लीट कराने ही है, तो प्लीज आप इस पे 500 लाइक्स कंप्लीट करा दो। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाना। और अगर आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो मैंने लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।